हाँ भाई नमस्कार। अपने चल रहे थे उद्देश्य, और क्या लिखा था, लास्ट लिखाया था कुछ उद्देश्य में, ज्ञानात्मक उद्देश्य पूरा लिखा दिया था। कौशलात्मक लिखाना है, ठीक है, लिखे भाई कौशलात्मक उद्देश्य हेडिंग डाल के। हाँ समझा दिया था आपको, अब लिखना शुरू करें कौशलात्मक उद्देश्य को। जीभ को अंदर डाल के पेन बाहर निकाल दो और लिखना शुरू कर लो। कौशलात्मक उद्देश्य लिखेगा, इस उद्देश्य के अंतर्गत, आवाज और जोर से करूं, अच्छा कम करूं, पीछे आवाज सही आ रही है क्या? आ रही है, अब भी आ रही है आवाज, इधर आ रही है। पहले तो ये कचर कचर बंद करोगे ना तब आवाज सुनाई देगी, तब लोग लुगाइयों वाले लक्षण छोड़ दो। हाँ धीरे रखो, ये फिर ऐसे झूं झां की आवाज आएगी। हाँ लिखो तुम, ऐसे महिलाएं जिम में बातें करती वैसे बातें नहीं करनी, लिखना शुरू कर दो। लिखिएगा, कौशलात्मक उद्देश्य के अंतर्गत या इस उद्देश्य में जो भी कथन लिखा इसको आगे कंटिन्यू करो। इस उद्देश्य में बालक के सभी कौशलों का, बालक के सभी कौशलों का सभी कौशलों का समुचित विकास होता है। सभी कौशलों का समुचित विकास होता है। लाइन चेंज करके लिखे, एक बालक एक बालक सुनकर अर्थ ग्रहण करता है। सुनकर अर्थ ग्रहण करता है। लाइन चेंज करके अगला बिंदु लिखिएगा, बोलकर अभिव्यक्ति देता है। बोलकर अभिव्यक्ति देता है। तीसरा लिखिएगा, पठन के माध्यम से, पठन के माध्यम से अर्थ ग्रहण करता है। अर्थ ग्रहण करता है। चौथा बिंदु लिखिएगा, लेखन से, लेखन से भाषा के शुद्ध रूप की, भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी लेता है। शुद्ध रूप की जानकारी लेता है। स्टार लगा करके अगला कथन लिखे, एक बालक मुहावरे तथा लोकोक्तियों के, मुहावरे
तथा लोकोक्तियों के अर्थ ग्रहण करते हुए प्रसंगानुकूल प्रयोग सीखता है। बहुत महत्वपूर्ण कथन है इस पूरे ही कौशलात्मक उद्देश्य का। कारण की बात, मुहावरे लोकोक्तियों के अर्थ यहाँ क्यों आते हैं? क्योंकि हमने ऊपर स्पष्ट लिखा है कि अपन कुछ पढ़ेंगे या कुछ सुनेंगे तो हम अर्थ ग्रहण करेंगे। उससे भी महत्वपूर्ण चीज आपने अंत में लिखी है कि प्रसंगा अनुकूल जो है इसका प्रयोग करेगा। प्रसंगा अनुकूल का मतलब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो आपने लिखा है कि एक बालक बोल कर क्या करता अभिव्यक्ति, या लेखन के माध्यम से भी हम अभिव्यक्ति देते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे आपके अंदर एक दक्षता होनी चाहिए, कौशल का मतलब एक निपुणता का गुण होता है। जैसे किसी आदमी के बारे में बात करें, देखो दो चीजें होती है इंसान के पास में, एक होता है केवल ज्ञान, उसके बाद में उसका प्रेजेंटेशन होता है जीरो, मतलब किसी बात को कहने का लहजा नहीं होता है। लोकोक्ति मुहावरे आपको भी बहुत सारे याद हैं, किसी को एक और व्यक्ति को भी वही लोकोक्ति मुहावरे उतने याद हैं, लेकिन आप दोनों में भिन्नता ये हो सकती है कि एक को लोकोक्ति मुहावरे का प्रयोग करना सटीक जगह पर आता है। अपने को याद तो है, अपने अंदर जनरेटर है पुराना जो आउटपुट देता 4 घंटे बाद में, अपने को लगता है ये डायलॉग उस समय बोलता तो ठीक रहता। और एक कहीं वाकपटु लोग होते हैं, अपने गांव में बुजुर्गों को देख लो, या कहीं आपके मित्र मंडली में एक आध ऐसा आदमी मिल जाएगा जो अवस्था से 40 साल ज्यादा जीता है आगे, वो आदमी ऐसी ऐसी बातें बोलता, आपको लगता है इसके जनरेटर के अंदर कुछ तो ऐसा है, उसके अंदर दक्षता है, अभिव्यक्ति का जो कौशल है वो प्रगाढ़ रूप से विकसित हो रखा, ध्यान रखिएगा। जैसे मान लो कोई गांव की महिला होती है, या गांव की परिवेश की कोई भी, चाहे लड़की हो महिला हो कुछ भी हो, अब वो जैसे ही शहर में रहने आती है तो हर किसी के, चाहे लड़का लड़की कुछ भी कोई भी होता, तो अपने मन में एक अजीब सी लालसा रहती है कि हम त्वरित रूप से क्या करें, शहरी परिवेश में डल जाएं। और शहरी परिवेश में डलने के लिए 2 चीजें आवश्यक होती हैं, एक तो शहर की भाषा और दूसरा शहर का पहनावा। बाकी खाने में तो जोधपुर वालों को कुछ भी खिला दो खा लेते, खाने का कोई दिक्कत नहीं, भले नाम पता हो ना हो, क्योंकि जोधपुर के लिए तो उक्ति फेमस है कि जोधपुर में खंडे और खाउन खंडे 2 ही हैं, बाकी कुछ नहीं है अपने यहाँ पर, पढ़ने वढ़ने बाद की बातें हैं। तो अब एक महिला ने जो ग्रामीण परिवेश से शुद्ध ग्रामीण, और उसने शहरी परिधान धारण कर रखा है। शहरी परिधान धारण करने के बाद में अपन क्या गांव से आते हैं, अपने को ये पता नहीं कपड़े पहन लेने से शहरी नहीं होते हैं, उसके लिए अपना चाल चलन भी होना चाहिए। अपन तुरंत पहचान लेते हैं ये अखंड गांव से है। तब उसके लिए किसी ने उक्ति बोली कि देसी कौवा विदेशी हंस की चाल है ये। अब ये बात उसी के जनरेट हो सकती है जिसका मौखिक कौशल या अभिव्यक्ति कौशल दक्ष है। किसी बात को कहां पर कहना होता वो पहले से दक्षता होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। इसके लिए 2 चीजें होनी चाहिए, एक तो शब्दकोश अच्छा होना चाहिए, और शब्दकोश उसी का अच्छा होता जो पढ़ता है, ध्यान रखिएगा। खैर अपने कोई काम का मुद्दा नहीं है, छोड़ो आगे चलते हैं। तीसरा उद्देश्य आता है मित्रों, सुने ध्यान से, छोटा सा उद्देश्य है, अच्छे से लेके सुन लेना। अभिरुचि परक उद्देश्य, जिसे कहते हैं अभिरुचात्मक उद्देश्य। एक शब्द आता रुचि, एक आता अभिरुचि, आते ही बच्चे कहते हैं अर्थ में अंतर क्या होता है। सबसे पहली बात सुने, अभिरुचि है क्या वास्तव में। अभिरुचि, अभी एक उपचार लगा है, अभी का अर्थ यहां पर विशिष्ट है। एक तो रुचि होती है, एक अभिरुचि। रुचि अपना सामान्य पसंद को कह सकते हैं। सामान्य पसंद की बात करें तो जैसे मान लो आपके घर में कोई भोजन बनता है, सामान्य दिनों की बात कर रहा हूं, तो उसमें मान लो आप सब्जी पसंद नापसंद बताते हो तो कहते हो ये मेरा इंटरेस्ट नहीं है, ये मेरी रुचि नहीं है। और विशेष रुचि ये होती है कि आपसे पूछा जाए कि अगर आपको खाने के लिए कोई एक व्यंजन कहा जाए तो आप कौन सा खाना चाहते हो, तब उस समय तुम्हारे मन से
जो भी शब्द उच्चरित होता है वो तुम्हारी विशिष्ट रुचि है, ध्यान रखिएगा। और विशिष्ट रुचि आदमी से अच्छा और बुरा दोनों काम करवा सकती है। तो अभिरुचियात्मक उद्देश्य क्या होता है? किताबों से जोड़ के सुनना। तुम एक स्कूल में जा रहे हो, बढ़िया से सुनना मेरी बात को, इससे प्रगाढ़ और बढ़िया उदाहरण नहीं होगा आपके लिए। एक स्कूल में जा रहे हो, 4 दोस्त हो तुम, चारों स्कूल जाते हो, आपके सिलेबस में 6 किताबें हैं जिसमें 3 भाषाएं हैं, 3 विषय है। 3 भाषा हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी है, और 3 विषय जिसमें आपका सबसे प्रिय विषय गणित, विज्ञान और सामाजिक। ये 6 विषय है। ये इन 6 विषय में से आपको एक विषय अच्छा लगता है। जैसे अमूमन तौर पर हमें तो हिंदी अच्छा लगता था स्कूल टाइम में, तो हिंदी वो विषय था जिससे बेवफाई की उम्मीद कभी नहीं थी। लेकिन कंपटीशन में आते आते हिंदी वो हिंदी नहीं रही, सोनम गुप्ता की तरह ये भी बेवफा हो गई यहाँ आते आते। अब सोनम गुप्ता के बारे में नहीं सोचना है, अपन टॉपिक पे रहना, ध्यान रखिएगा। अब ये सोच सोनम गुप्ता कौन थी बाद में बताऊंगा आपको लास्ट में, पर ये पक्का लिख लेना, भले रीट में आए तो सोनम गुप्ता बेवफा है, ये छाप के चलना। अब हुआ क्या, आपसे पूछा भी 6 विषय में से, आज भी बच्चे से अपन पूछते बेटा तेरे को कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, वो आपको यही कहेगा कि मेरे को ये विषय अच्छा लगता है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, वो आपकी केवल क्या है, रुचि है। लेकिन इन 4 में से एक एलियन की औलाद ऐसी है, इन 6 विषयों के अलावा भी कुछ पढ़ता है। वो अलावा क्या पढ़ता है, वो लाइब्रेरी जाता, आपकी स्कूल में लाइब्रेरी है, उसमें से वो मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास लाके पढ़ता है, कोई मनोरंजन की कहानियां लाके पढ़ता है, कोई चाचा चौधरी के चुटकुले लाके पढ़ता है, कोई ऐसा है जो रोज ऐसी कोई पत्रिका आती, जो हंस पत्रिका हो गई, सरस्वती पत्रिका हो गई, मधुरिमा हो गई, ऐसी पत्रिकाएं लाता है, वो उनको नियमित उनका पाठ करता है। या ऐसा कोई एकाध प्राणी मिल जाता है जो अखबार का संपादकीय पृष्ठ पढ़ता है। संपादकीय पृष्ठ तो हम तो उस तबके से आते हैं जो कभी देखा ही नहीं, आ जाए गलती से दिख जाए तो अपन मना नहीं करते। बाकी अखबार अपने लिए, अब तो अखबार जनरली युवा पढ़ता ही नहीं, बहुत कम चांस है कि पढ़ता है तो अच्छी बात है। लेकिन जनरली अखबार अपने पढ़ने के पहले एक ही सलीका होता, मेन पृष्ठ देखा, दुनिया में सब ठीक है कि नहीं है, किसी की लड़ाई हुई कि नहीं हुई, ठीक है। फिर उल्टा किया अखबार को, खेल पृष्ठ खोला, लड़कों के लिए अखबार यही होता था, खिलाड़ी सारे जिंदा खत्म, लड़कियां उस अखबार को छूती नहीं थी, वो साथ में आता, उसमें देख रही हीरोइनें सारी जिंदा है, हीरो कोई मरा नहीं है, ठीक है, बस खत्म अखबार। संपादकीय पृष्ठ विशेष रुचि का हिस्सा है। अब सुनो वापस, जो लाइब्रेरी बच्चा जा रहा है, मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास पढ़ रहा है, अगर वो नहीं पढ़े तो क्या वो फेल हो जाएगा? क्या मास्टर उसको कूटेगा? क्या नहीं कूटेगा। अब उसे वो अतिरिक्त सामग्री पढ़ना अच्छा लगता है, वो उसकी आदतन बीमारी हो चुकी है, वो उसकी क्या है, अभिरुचि है। ध्यान रखिएगा, आप 6 विषयों में से आपको हिंदी पसंद है, नहीं पसंद है, जाओगे कहां? नहीं जाओगे कहां? पढ़ना तो पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। लेकिन ये मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास या कोई पत्र पत्रिका नहीं पढ़ेगा तो इसको कोई नहीं कहेगा कि तू पढ़, नहीं तो फेल कर दूंगा, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। तुम गीत सुनते हो गीत? कौन कौन सुनता है गीत? अब इसमें से भजन कौन कौन सुनता है? हाथ ऊपर रखें। हाँ, ये सब बुजुर्ग आदमी हैं, भजन बुढ़ापे में ही सुने जाते हैं। हारे को हरि नाम है, हाँ है ना, चलो कोई बात नहीं, सुना करें, बढ़िया है, भजन अच्छी बात है, सुनना चाहिए। बेसिकली क्या होता है, आज का युवा थोड़े उदासी भरे गीत सुनता, नहीं सुनना चाहिए, पूरा दिन ऐसे ही गुजरता। वैसे खैर तो तुम्हें अब तो गीत सुनने का मौका ही नहीं मिलता है, अब तो मान संगीतकारों को सुनते हो तुम लोग पूरे दिन भर में इधर उधर, और बाहर सुने बच्चे तो हॉर्न की आवाजें, और ध्यान नहीं रखो तो 2-4 गाड़ियां, भाई साहब अंधे हो क्या, दिखाई नहीं दे रहा? दिखाई कैसे दे यार, पूरे दिन समागम चलता ही रहता है। गीत उदासी भरे नहीं सुनने चाहिए। एक्चुअली विज्ञान के स्टूडेंट बैठे, उनको पता होगा, अपन जैसा सुनते हैं वैसा ही अपनी जो शरीर की संरचना है, या यूं कहे कि आपकी जो किडनी होती है, किडनी केवल फैल ही नहीं होती, किडनी पास भी होती कई बार, उसमें से एक हार्मोन स्त्रावित होता है, अपन जैसा सोचते हैं ना अपने को वैसा बना देता है।
कई बार आपके दिन में 24 घंटे में एक बार ऐसा समय आता होगा आपके कि आपकी टेंशन है, किस बात की है? ये उदासी भरे गीत का कारण है। कभी नहीं सुनना है, क्योंकि एक तो गम भरे गीत सुनते हो, गीत में होता है रस। रस का मतलब है अपने अंदर भाव जागृत करना। हम उस फ्लो में बह जाते हैं तो बहुत दुख होता है अपने को। जैसे मान लो कोई अरिजीत सिंह के गीत सुन रहा है तो आदमी वो ऐसा कि मरे हुए को रुला दे। अब उसके तुम गीत सुनोगे तो जाहिर सी मान के चलो तुम लाख कोशिश कर लो, तकलीफ तो होगी एक बार। 5 मिनट में यूं लगेगा सब कुछ लुट चुका है, बर्बाद हो गया, वो छोड़ के जा चुकी है, आदमी रोने लग जाएगा। गीत खत्म होने के बाद में फिर रोएगा कि मेरे तो कोई है ही नहीं, मैं तो यूं ही रो रहा था, मैं तो निपट कुंवारा हूं, इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ कुछ नहीं है। तो नहीं सुनना है। गीत सुने या तो भजन या सुने अंग्रेजी गाने। अंग्रेजी गाने ना तो समझ में आते हैं, ना ही कोई भावना इधर उधर होती है। अब सुनो ध्यान से। गीत सुनने के लिए तुम्हें कोई मजबूर करता है क्या? नहीं करता है, तुम अभिरुचि से सुनते हो। और गीतों में भी प्रकार, जैसे किसी ने हाथ उठाई भजन सुनता हूं, किसी ने कुछ कहा, ये अभिरुचि है। कोई आकाशवाणी सुनता है, रेडियो सुनता है, कोई टीवी देखता है। अब यहीं से अभिरुचि विकसित होती है। अब बार बार गीत सुनोगे, कोई आप में से गजलें सुनता है, कोई शेरो शायरी पढ़ता है, यहां से तुम्हारे अंदर उस विषय के प्रति एक विशेष रुचि डेवलप हो गई। और उस रुचि के माध्यम से, वो विशेष रुचि थी, और उस विशेष रुचि के माध्यम से आप सबसे पहला कार्य ये करने लगे, तुकबंदी करने लग गए। तुकबंदी का मतलब होता तुक मिलाना, छोटे छोटे शेर लिखना, शायरी करना, छोटी छोटी कविताएं लिखना। ये अपने अंदर गुण विकसित हो गया। मेरे कहने का मतलब इतना सा है कि अभिरुचियात्मक उद्देश्य के अंदर आपसे क्या करवाया जाता है? काव्य सृजन के गुण पैदा किए जाते हैं। हालांकि ये उद्देश्य विकसित होना हजारों लाखों बच्चों पर एक में होता है। ये उद्देश्य विकसित हर किसी में नहीं होता है, क्योंकि हम गीत सुनते हैं तब तक ही सुनते हैं, उससे प्रभावित बहुत कम रहते हैं। क्योंकि तुम तो ऐसे हो गए, अरिजीत सिंह का गीत बज रहा है, या मान लो कुछ कुछ होता मूवी का गाना बज रहा है, और वो बजते बजते वो खत्म होते अगर भांगड़ा आ जाता तुम नाचने लग जाते हो। इसका मतलब है तुम उस गीत से प्रभावित नहीं हुए हो, उतनी देर ही प्रभावित रहे जब तक वो बज रहा था। ध्यान रखिएगा। तो वो आपकी कभी रुचि अभिरुचि का हिस्सा नहीं बन सकती, ध्यान रखिएगा। लेकिन अभिरुचि का हिस्सा उसके बनेगा जो कविताएं सुन सुन करके इतना प्रभावित हो गया, कविताएं लिखता है, तुकबंदी करता है, तो वो ध्यान रखिएगा अभिरुचियात्मक उद्देश्य में आता है। सीधी बात याद रखें, सवाल 2 ही प्रकार के पूछे जाते हैं। एक तो कथन आता है कि एक बालक जो है आकाशवाणी, दूरदर्शन, दूरदर्शन का मतलब डीडी नेशनल नहीं है, ध्यान रखिएगा। दूरदर्शन बोलते तुम्हारे वो लिखा हुआ डी लिखा हुआ ऐसे वो लोगो आ रहा है। डीडी नेशनल का मतलब होता है दूरदर्शन का राष्ट्रीय चैनल। दूरदर्शन का मतलब इतना सा है जिसके दर्शन हम दूर से कर सकते हैं, बाकी उसका कोई लेना देना नहीं, चैनल विशेष है, ध्यान रखिएगा। तो दूरदर्शन कविता इत्यादि सुन सुन करके तुकबंदी करता है, वो किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है? अभिरुचि में। और दूसरा ये पूछ सकता है कि एक बालक में काव्य सृजन की जो रुचि है वो कहां विकसित होती है? वो होती है अभिरुचि परख में। सीधा सा याद रखना, बाकी कोई बात याद नहीं रखोगे, ध्यान रखिएगा। चौथा उद्देश्य सुने। अभिवर्त्यात्मक उद्देश्य। अभी अच्छे के अर्थ में आता है, श्रेष्ठ के अर्थ में आता है, अभी निकटता के अर्थ में आता है, एक उपसर्ग है। खैर तुम व्याकरण पढ़े लिखे बच्चे हो, आता तुम्हें। हाँ, व्रति किसको कहते हैं? व्रति यानी हाँ, यहां से बता दो, कोई पीछे वालों का मैं मान लूंगा। कोई बात नहीं, सुन लिया मैंने, ठीक है। सुनो, व्रति हिंदी व्याकरण में एक टॉपिक पढ़ाया जाता है, आपके सिलेबस में नहीं है, केवल सब इंस्पेक्टर में आता है, लेकिन आपने एक टॉपिक पढ़ रखा है। वाक्य टॉपिक जब पढ़ाया जाता है तो उसमें एक वाक्य का भेद पढ़ाया जाता है आपको अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार बताए जाते हैं आपको।
उसमें कहीं पर भी तो कहीं पर हाँ होता है, कहीं पर ना होता है, कहीं पर प्रश्न होता है, कहीं पर आज्ञा होती है, कहीं पर संदेह होता है, कहीं पर संकेत होता है, कहीं पर मन की इच्छा दुआ कामना की बात होती है और कहीं पर तुम्हें विस्मय की बात होती है। व्रति एक हिंदी में टॉपिक है, वो अर्थ के आधार पर वाक्य का ही बात है। और व्रति का मतलब होता है मनोभाव। व्रति किसको कहते हैं? मनोभाव। और ये मनोभाव तो मैंने लिखा है तत्सम शब्दावली के अंतर्गत। अगर मैं तुम्हारी भाषा में कहूं तो व्रति किसको कहते हैं? मूड को कहते हैं, जो तुम्हारा लगभग ऑफ रहता है, वो वाला मूड है। तो जो मूड आप बोलते हैं ना, आज मेरा मूड खराब है, आज मेरा मूड ऑफ है, वास्तव में उसका शुद्ध हिंदी रूपांतरण क्या होता है? व्रति होता है। तो आज से मूड ऑफ नहीं होना चाहिए, आज से तुम्हारी व्रति बंद रहेगी। अगले को कह दो, अगला सोचता रहेगा आज मुझसे कुछ नहीं पूछना, आज मेरी व्रति बंद है। उसको लगे कोई उपवास वगैरह रखा हुआ है इसके आज। तो अभिवर्त्यात्मक उद्देश्य का मतलब क्या होता है मित्रों? सुनना बहुत अच्छे से। अभी का मतलब है श्रेष्ठ से, व्रति का मतलब होता है मनोभाव। एक बालक के मन की जो भावना है, उस मन की भावना को क्या करना? अच्छा बनाना। और यह कब हो सकता है? जब बालक अपने विद्यालय के प्रारंभिक दौर में होता है। अगर तुम्हारे अंदर इस अवस्था में कोई टीचर चाहे, पेरेंट्स चाहे कि एक नई आदत का निर्माण हो जाए जो अच्छी है, बुरी तो अपने आप ही इंस्टॉल हो जाती है। जैसे वाईफाई लेने पर फोन कैसे अपडेट होता अपना, तो बुरी आदत तो अपने आप ही स्वतः इंस्टॉल हो जाती है। लेकिन अच्छी आदत के लिए अपने स्पेस नहीं है, अंदर बताता है कि यू हैव नो स्पेस, मेमोरी फुल। क्यों? कारण की बात, अभी अगर तुम्हारे अंदर कोई आदत का निर्माण करना चाहे तो बहुत मुश्किल होता है, इसके लिए तुम्हें लंबा अभ्यास करना पड़ेगा। लेकिन छोटे बालक को जब सिखाया जाता है, बालक बहुत आराम से सीख लेता है। और अपने अंदर, आपको कभी याद है कि लास्ट बार या पहली बार आपको आपके घर वालों ने कब बोला था कि बेटा ये टीचर है तुम्हारा, ये शिक्षक है, ये गुरु है, इसको नमस्कार करना? किसी को याद नहीं है, अपने को वो दिन कभी याद नहीं है, क्योंकि ये बाल मन में बिठाई गई एक धारणा थी और हमने इसको धीरे 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 अभ्यास में लिया और आगे सीख गए। तो छोटे बच्चों के अंदर अभिवृत्ति मतलब अच्छी आदतों का निर्माण करना है। अच्छी आदतों के अंदर क्या आता है? सुने ध्यान से। बड़ों का क्या करना? आदर सम्मान। गुरुजन का क्या करना? आदर करना। एक बालक को क्या बनाना? आस्तिक बनाना। अगर आप ये सोचो, इस अवस्था तक तुम पहुंचे हो, तब तक हमें अगर कभी कोई भगवान, आस्था, ऐसा कोई शब्द अगर कोई देता ही नहीं तो हम मानते क्या उसको? यहां से ऐसे कितने लोग हैं जो इस शब्द के बारे में ना तो जानकारी रखते हैं, ना प्रत्यक्ष देखा है कभी। सब जानते हो, मतलब तुरंत अखंड सब अपने गांव वाले हो। मतलब अब अगर यही कोई शहर का बच्चा बैठा होता तो वो ये सोचता कि भोपा है क्या, और अगर किसी ने आश्रम सीरीज देख रखी तो उसको भोपा स्वामी याद आता। अच्छा वो योगा, और वो नहीं है। मतलब हमें पता, सुनो आराम से, ये किसी शहरी परिवेश के आदमी को कहना कि ऐसा होता है, वो पहले कुछ बता देता, वो अपने को तुरंत क्या कहेंगे? हमने ये ऐसा देखा ही नहीं है। क्यों? ऐसी परंपरा उनके अंदर थी नहीं। छोटे बच्चे को ही सिखाया जाता, बेटा पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, आदर कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं वो। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो रोज गांव में जब जाते हो तो उठते ही मम्मी पापा के पैर छूते हैं गांव के अंदर? कोई एकाध अपवाद मिल जाए तो अलग बात है। अपवाद, इसको अन्यार्थ नहीं लेना है। अपवाद का मतलब क्या होता है? जैसे इनके परिवेश रहा होगा या ऐसा गांव का कल्चर रहा होगा। बाकी हम लोग मम्मी पापा के कभी पैर नहीं छूते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम आदर नहीं करते हैं। गांव के मम्मी पापा बहुत खतरनाक होते हैं, वो आदर करवा लेते हैं जूते मार के, करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें शर्म आती है, कोई देख लेगा, ये देखो पैर छू रहा, पढ़ा लिखा, ये बता रहा हो मैं पढ़ा लिखा शहर से आया हूं, अपन नहीं करते हैं। लेकिन आजकल के छोटे बच्चों को देखो, वो घर में कोई भी बड़ा आता तुरंत उनके चरण स्पर्श करता है। क्यों? क्योंकि उनको बालपन में यह सिखाया जा रहा है कि बेटा घर पे कोई भी आता है तो हमेशा चरण स्पर्श करें।
और कुछ आधुनिक माताएं तो इतना प्रेशर करती है बच्चों पर कि बेटा घर में कोई भी बड़ा आता हमेशा पैर छूने, कभी नोट करना, केवल वहां घर जाकर के मुंह मत फाड़ो किसी के कि चाय कब तक आएगी। आप देखना एक माँ बच्चे को कैसे कुरेदती है अगर आपके वो चरण स्पर्श नहीं करेगा तो। वैसे कहते जा पैर छू, जा पैर छू। कुछ बच्चे बेचारे अपने जमाने की भी है, वही सोचते यार क्या पैर छूना, मतलब दुखी होकर के फिर वो पैर छूता है। और छूता भी कैसे है, अपन भी ऐसे भागते हो गया बेटा हो गया, बस 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 बस। आशीर्वाद भी कोई नहीं देता, आशीर्वाद नहीं देता, कोई नहीं देता, बस 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 हो गया। तो फिर क्या बस बस हो गया, आशीर्वाद दो इसको। और कुछ बच्चों को इतना टॉर्चर किया जाता है, आप उनके गेट में घुसते ही बच्चे आपके पैरों में लैंड हो जाते हैं। उनको पता ये रस्म बाद में भी करनी, तो पहले करे तो फ्री तो हो जाए इससे, तुरंत प्रभाव से उनको प्रेशराइज किया जाता है। आप जब छोटे थे, हमारी माँ ने एक शब्द के पीछे बचपन खा लिया अपना पूरा। रात को जब भी बोला ताऊ जी के घर जाना, बोला बेटा हाउ खा जाएगा। हाउ आज तक आया? हाउ है बेरोजगारी, तो दिखती नहीं है, बहुत तकलीफ देती है। अब हाउ आया जिंदगी में। एक छोटा भाई है, उसकी बहन उससे 2-2.5 साल बड़ी है, उसको वो घर में जब चाहता मारता है। बच्चे की गलती नहीं है, गलती मां की है। जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता तब मां उसको हाथ पकड़ के कहती बेटा इसके मार, बेटा इसके बाल खींच। अब बेटे की जब मांसपेशियां मजबूत हो जाएगी तो उसके तो अभ्यास पहले से है। अब वो घर में जिसको भी मौका मिलता जिमा देता चलते चलते, उसको सिखाया हमने। तब हमारे घर वालों ने एक टॉनिक निकाला, वो सबसे ज्यादा शिकार अपनी बड़ी बहन को बनाता है। जब चाहता उसको यूं पटक देता है, कभी उसके ऊपर चढ़ जाता, कभी मार देता है। मनोविज्ञान कहता छोटे बच्चों को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी मूल प्रवृत्तियां दब जाती है, वो अपराध कर सकता है, उसके जीवन में हमेशा के लिए स्थायी डर बैठ सकता है। लेकिन भारतीय माता मनोविज्ञान को नहीं मानती है, वो बच्चे को ढंग से कूटती है, आराम से बढ़िया से जमा। उसको कह दो कभी जाके, बोले कोई मनोविज्ञान नहीं होता है, मनोविज्ञान ये है जो हाथ में है, वो कोई विज्ञान कहीं पर भी नहीं है। जंतर यही चले तभी इसी के मंत्र चलेंगे, बाकी ये काम का नहीं है। और दोष सारा बाप को ही जाता है, इसका बाप ही ऐसा ही है, तब ये कैसे सुधरेगा। फिर कूटा जाता है, वो बच्चे को नहीं कूटा जा रहा है, अप्रत्यक्ष बाप को कूटा जा रहा है, क्योंकि बाप को तो कूट नहीं सकती वो, तो उसको फिर धोया जाता ढंग से। अब मां कब तक बेटी की सुरक्षा गार्ड बनेगी? अगर वो जैसे ही बेटी को कूटते पकड़ा वो बच्चे को वापस मारेगी, तो बच्चा अब नई योजना बनाएगा कि बहन को तब मारा जाए जब मां आस पास में नहीं हो। और उस समय वो इतने भीषण हमले करता है, धमाधम दोनों हाथ से मार के कूट के भाग जाता है। तब मां ने बच्चे से कहा था बेटा बहन को नहीं मारना है, अगर मारा तो यह हाथ कट के वहां उग जाएगा। बच्चे को लगा यार गड़बड़ हो जाएगी, जान है तो जान है, हाथ रहा तो फिर बाद में भी मार लेंगे, अब नहीं मारेंगे। अब उसने पैर से मारना शुरू किया। तब उसको कहा बेटा ठोकर नहीं मारनी, किसी को ठोकर मारने से पाप लगता है। आप देखो अपने अंदर अभी भी आदत है, किसी के हल्का सा पैर लगते अपन सॉरी बोल के तुरंत ऐसे करते हैं। यह आदत उस समय की विकसित की हुई अपने अंदर। तब बच्चे ने लास्ट में समझौता है क्या बोला, हाथ पैर दोनों से नहीं मारना है, और फिर सिर मारे तो सींग आ जाते, दोनों सिर आपस में लड़ते ही। ये भी अपने को कहा गया स्कूल टाइम में, जैसे भिड़ते वापस इधर ला इधर ला। अब कभी कभी लगता है यार गलत किया, उस समय नहीं भिड़ाना था, सींग आ जाने चाहिए थे। किसी किसी लोगों को जीवन में देखते लगता है इनको सींग मार देने चाहिए। ये भावात्मक चीजें अपने अंदर विकसित कब की गई थी? बचपन में। छोटे बच्चे को मां कभी आग के चूल्हे के पास नहीं छोड़ती, क्योंकि बच्चे को सांप आग कुछ पता नहीं होता है। वो हर वस्तु को पकड़ने की चेष्टा करता है, और पकड़ने के बाद उसकी दूसरी क्रिया होती है मुंह में डालने की। वो चेक करता स्वादिष्ट है कि नहीं है। कभी भी देख लो कोई छोटे बच्चों कुछ भी दे दो तुम, पहले हाथ में लेके देखेगा, फिर नियारेगा, फिर वो मुंह में डालेगा। बच्चा आग की लपटे देखते ही वो आग की तरफ भागेगा। मां बड़ी चिंतित रहती है, बच्चा कभी भी चूल्हे में जा सकता है, क्योंकि गांव में चाहे गैस का बाप आ जाए फिर भी चूल्हा तो जलेगा, मतलब जलेगा, 100% जलता है। तो डरे नहीं जो भी माताएं हैं, छोटे बच्चे हैं, कल को हो भी जाएंगे, तुम्हारे भी तो ध्यान रखना है। बच्चे आग की तरफ जाते जाने दे उनको, आराम से जाने नहीं, तुम ले जाओ, बोले बेटा तू धीरे जाएगा मैं ले जाता हूं। फिर बढ़िया से आग जला के उसको सेके उस पर, मतलब उसकी हल्की आंच उसको स्पर्श करवाएं,
कि बेटा इससे तकलीफ होती है, मैं गारंटी से कह रहा हूं वो बच्चा कभी उस आग के नजदीक नहीं जाएगा। वैसी वस्तु देखते उसको लगेगा नहीं दर्द होता है इससे, इसके तो हाथ ही नहीं लगाना है। अब उस बच्चे को घर में जब भी पूजा पाठ होता है तब जो आग जलती है जिसको अपन ज्योति कहते हैं, उसके आगे बिठा करके उसको बच्चे को हाथ जोड़ना सिखाते हैं, बेटा भगवान ने हाथ जोड़ो। बच्चा फिर कहीं पर भी आग जलती देखेगा वो बैठ के हाथ जोड़ देगा, उसको कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि उस आग के साथ उसका संबंध है, वो भावात्मक रूप से वहां हुआ है। तुम मंदिर के आगे से निकलते हो, हॉर्न बजाते हो गाड़ी का, क्यों? भगवान को कह रहे हो कि इतने सालों से यहीं बैठे हो, मैं तो घूम रहा हूं, आपका विचार है तो चल लो। ये कहते हैं क्या? हमारे अंदर आस्थावादी दृष्टिकोण है, हम हॉर्न को प्रणाम मानते हैं कि हमने ईश्वर का स्मरण किया है। ये चीजें बचपन में विकसित की गई थी, ध्यान रखिएगा। तो आदर, सम्मान, गुरुजनों का आदर, ये जो इतने उदाहरण बताए ये एग्जाम्पल के द्वारा पूछे जाते हैं एग्जाम में। सीटेट के पेपर मिला लेना, ये यूं के यूं घटनाएं आती है और फिर पूछते कौन से उद्देश्य की पूर्ति हो रही है, सीधा आ जाता है वो अभिवर्त्या। जहां कहीं भी बच्चे का दिमाग आस्थावादी दृष्टिकोण, बड़ों का मान सम्मान इसकी तरफ विकसित किया जाता है, हमेशा अभिवर्त्यात्मक उद्देश्य होगा, ये अच्छे से लेके समझना है, ध्यान रखिएगा। तो आपके ये बात हुई अभिवर्त्यात्मक की। इसके बाद साथियों एक छोटा सा उद्देश्य आता है जिसको मैं साथ में ही ले लेता हूं, फिर आपको तीनों बढ़िया से लिखापढ़ी करवा दूंगा। चूं चपड़ नहीं करें आपस में, क्योंकि पड़ोसी को उतना ही आता जितना तुम्हें आता है। अगर ज्यादा आता तो वो यहां नहीं बैठता, तो पड़ोसी पर बिल्कुल भरोसा नहीं करें, ध्यान रखिएगा। ये वही बालक है जो एग्जाम हॉल में आपको वापस मिलेगा और कहेगा ये सवाल मारी सौगंध सुबह ही पढ़ रहे हो। वो झूठा आदमी, उसने नहीं पढ़ा कभी भी। अब सुनो आराम से, सृजन का मतलब क्या होता बताएं? निर्माण करना। सृजन मतलब बनाना। सृजनात्मक उद्देश्य मूल रूप से गांधी जी के बेसिक एजुकेशन मेथड्स यानी बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत पर कार्य करता है। गांधी जी ने बहुत शानदार बात कही थी। उन्होंने कहा कि तुम बच्चों को पढ़ाते हो, कोई बात नहीं, पढ़ाओ, दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन 12वीं तक बच्चा पढ़ेगा। उसके बाद में बच्चा कॉलेज की जिंदगी के लिए जब आगे बढ़ेगा तो उसको धन की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्या 12वीं क्लास तक जो बालक 6 किताबें पढ़ के चलता है, इन 6 विषयों से या ऐच्छिक विषयों से आगे वो अपना खर्चा चला लेगा क्या? असंभव है। इस सुने, लॉजिक मत लगाओ, ट्यूशन पढ़ा देंगे वो पढ़ा देंगे। जब मास्टर बन जाओ और तुम्हारी लुगाई अगर तुम्हारे बच्चे को तुम्हारी स्कूल में डाल दे, उस दिन सोच लेना कि तुम डंके हो, और नहीं डाले तो फिर सोच लेना मास्टर लगने का कोई मतलब नहीं है, झोला उठाना, रिटायरमेंट ले लेना, कैलाश पर्वत चले जाना। आपकी लुगाई आपके बच्चे को आपकी स्कूल में नहीं डालेगी, आज से क्लास को नोट करके रख लेना, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसको पता है और वो आपको कहेगी और कि तुम्हारी स्कूल में डाल के तुम्हारे जैसा नहीं बनाना है। अब उसको किसके जैसा बनाना है वो तुम पूछ लेना जब मौका मिले तो। इसके पीछे अप्रत्यक्ष बहुत बड़े राज होते हैं, ऐसे कथन महिलाओं को नहीं बोलने चाहिए। तुम्हारे जैसा नहीं बना, फिर किसके जैसा बनाएगी? फिर तो अतीत में जाना पड़ेगा। सुनो आराम से, कार्बन पद्धति के द्वारा। हाँ, सृजनात्मक का मतलब होता है निर्माण। निर्माण की बात करूं तो गांधी जी ने कहा कि बालक को शिक्षा जब भी दी जाए तो रोजगार उन्मुखी शिक्षा देनी चाहिए। आपको पता, अपने एक मार्कशीट में एक शब्द लिखा आता था, एक विषय का नाम SUPW। SUPW विषय क्या था पता नहीं था, ये हमें एक ही जगह मिलते थे जब रिजल्ट आता था। स्वास्थ्य शिक्षा, कंप्यूटर शिक्षा, नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा में उस बालक के 100 में से 100 थे, जो 100 शब्द बोलता उसमें से 99 उसकी गालियां हैं, फिर भी उसके नैतिक शिक्षा में 100 में से 100। स्वास्थ्य शिक्षा में अपने तो कभी 99 से कम आए ही नहीं, और सर्दियों में हम कभी नाके ही नहीं गए, फिर भी हम स्वस्थ हैं। SUPW था क्या पता ही नहीं था। SUPW कुछ स्कूलों के अंदर अच्छे शिक्षक होते थे, उन्होंने कैंप का आयोजन करवाया था, हर वर्ष होता था, और उस कैंप के बाद भी उसमें से जो सेलेक्टिव बच्चे होते थे उनकी क्रियाओं को आगे क्रियान्वित किया जाता था। SUPW कैंप में क्या होता था, जो आपके अंदर विशेष गुण है, जैसे भाषण हो गया,
निबंध लेखन हो गया, या कोई रंगोली बनाना हो गया, किसी को मेहंदी बनाना आता वो हो गया। तो ऐसे गुणों को उभारा जाता था, फिर उनसे अभ्यास करवाया जाता था और उन्हें आगे प्रतियोगिताओं में भेजा जाता था। कई बार आप अखबार में पढ़ते हो कि जिला स्तर की मेहंदी प्रतियोगिता हुई, उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया। हमें लगता है यार ये हुई कब थी, ये उसी कैंप से आए हुए बच्चे होते हैं। तो गांधी जी ने कहा कि अगर बालक को तुम लोग भाषण, चित्र, लेखन, मेहंदी बनाना या रंगोली बनाना, ऐसे गुणों के लिए यदि तुम प्रखर बनाते हो तो बालक कम से कम अपनी आजीविका चला सकता है पढ़ाई के साथ में। अब तुम ये मानते हो कि कैसे चलाएगा, वो सामान्य बालक तो नहीं चला सकता। भाषण का मतलब है एक अच्छा वक्ता होना चाहिए, एंकरिंग कर सकता है, संचालन, मंच संचालन। अगर कहीं पर भी छोटे छोटे कार्यक्रम में जाए और अगर एक कार्यक्रम के 2 से 3 हजार मिले, एक पूरे साल में अगर 20 से 25 ऐसे मौके मिलते हैं तो अपने वर्ष भर का खर्चा निकल सकता है आदमी के। अब यूं नहीं कि हमारे तो नहीं निकलेगा, तुम्हारा तो 10 लाख से ही नहीं निकले, वो अलग बात है। लेकिन एक सामान्य बात बता रहा हूं, एक विद्यार्थी पढ़ने वाला जो अपने 2 टाइम की रोटी, उसके साथ में किताबें, फीस इत्यादि का जुगाड़ कर सकता है। अगर किसी को चित्र बनाने अच्छे आते हैं तो आपको अच्छे से पता होगा, मॉडल जब बनाए थे तो ऐसी कई आत्माएं बैठी है जिन्होंने किसी से बनवाए थे पैसे दे करके। जैसे अपने जालोरी गेट में ये भूरा बैठता है, जब मैंने बीएड किया तब भी बैठता था, आज भी वो भूरा भूरे रंग में वहीं बैठा हुआ है। वो हमारे बीएड के समय भी उसने एक मॉडल के 500 रुपए मांगे थे। 2012 में मैंने बीएड किया था, तो अब मैं तो गया नहीं हूँ पूछने, लेकिन कभी कभार उस चौकी के आगे से निकले हैं, वो भूरा की दुकान अभी भी वहीं पर है, तो मान के चलो वो 500 में तो काम नहीं करता होगा। तो चित्र बनाना उसको आता था, वो ढंग से कमा रहा है। उसी तरह अगर तुम्हें लेखन अच्छा आता है, कविताएं, किसी छोटी मोटी किताब की भूमिका लिखने में, कोई निबंध इत्यादि छप जाते हैं अखबार के अंदर, उनके भी पैसे मिलते हैं। और मेहंदी और रंगोली के तो खैर पैसे ही पैसे हैं। अब कई बच्चों को तो ये लगता है मेहंदी के कौन पैसे देता है। मेहंदी रोजगार से तो खतरनाक रोजगार ही नहीं पनप रहा है। 5 रुपए की मेहंदी लगाते हैं और पैसे लेते 300, 400, 500, 700, और मेहंदी का रंग उतरने से पहले शादी टूट जाती है, वो वापस और आ जाता है। तो ये चक्र तो चलना ही चलना है। और रंगोली का प्रचलन पिछले वर्षों से, आप पिछले 15 साल में अब वापस एनालिसिस करना, अपना कल्चर वास्तव में सोशल मीडिया की वजह से वापस लौटा है। आज अपने घरों में होली, दीपावली पर वापस आंगन में वो रंगोली बनाई जाने लगी है। पीछे 5 से 7 साल 2015 से पहले चले जाओ, इंसान इतना अत्याधुनिक हो चुका था कि ये सब अपने यहाँ घर से खत्म हो चुका था। होली दीपावली कोई मतलब ही नहीं था। दीपावली पर सारा इलेक्ट्रॉनिक काम ही चलता था। आप इस दिवाली को भी एनालिसिस कर लेना, आगे आ रहा अपने गांव में देख लेना, अमूमन तौर पर 90% घरों में आपको मिट्टी के दीपक मिलेंगे, हर घर में रंगोली बनाई हुई मिलेगी, हाथ से वो भी। तो ये चीजें हैं, ये आपको ध्यान रखिएगा, प्रगाढ़ बनाती है। दूसरी बात, और भी बहुत सारे कार्य सिखाए जाते हैं रचनात्मक। जैसे याद करो अपने स्कूल में आए थे जो कागज से फूल मालाएं बनाना सिखाते थे अपने को। ऐसे बड़ा सा सुइया लेके आए थे, किताब दी थी अपने को लगा था उस दिन के आज तो बस घर को दुल्हन की तरह सजा देंगे पूरा। और घर आके किया क्या था हमने, कचरा किया था घर वालों ने, और किसी को तो कूटा और गया होगा मम्मी के द्वारा। बोला जब आया तब से लेके बेटा पूरा रूम भर दिया, और एक कॉपी रजिस्टर गया वो, और अखबार तो गांव में नहीं आते थे। तो तुम्हें क्या लगता, हम उस समय अपना एक बालक का मन था। बाकी वो कला एक दिन में अगर अपन सीख जाए तो वो खाएंगे क्या, फिर कमा लिया उन लोगों ने। तो वो क्या है, वो है आपके रोजगार उन्मुखी शिक्षा का परिणाम। उसके बाद में बालकों में तुम और गुण विकसित कर सकते हो। अनावश्यक से आवश्यक वस्तुओं का निर्माण करना। बहुत सारी ऐसी चीजें अपने आसपास में कई जगह ऐसा बहुत कुछ पड़ा है जो वेस्ट है पूरा का पूरा, हम उसका उपयोग करके कुछ अच्छा कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे अपने भारत में प्लास्टिक पर बैन लगा था सबसे पहले, तब सबसे पहले नेशनल हैंडलूम के अंदर एक विचित्र प्रकार की थैलियों का प्रचलन हुआ था। विचित्र प्रकार की का मतलब क्या है, वो 3 से 4 रंग के कपड़ों से सील के बनाई गई थी।
वो कपड़े सारे के सारे क्या थे? अनावश्यक। वो रोजगार जब शुरू किया गया था तो ये अनाथ है, विधवा है, ऐसी महिलाएं जो घर छोड़ के कहीं रह रही है, उनको दिया गया था कि भी कम से कम अपना जीविका चला सकें। लेकिन अब इसको गूगल सर्च करना, ये थैलियों का कारोबार उस समय अगर कोई लगा के बैठता, ये अब करोड़ों डॉलर के अंदर है, इतना खतरनाक फैला है। तो खैर उस समय तुम अगर बीएसटीसी वीएसटीसी का ख्याल नहीं होता और थैलियां बेचने शुरू करते तो शायद आज कुछ अलग वातावरण होता। अपनी भारतीय मां से तो ज्यादा कोई क्रिएटिव हो ही नहीं सकता, उससे ज्यादा सृजनात्मकता है ही नहीं। आपकी जीन्स घुटने से फट गई, आपको क्या लगता मम्मी बाहर फेंक देगी उसको? मरे ही नहीं फेंकेगी, काट के नेकर बना देगी वो उसको। ले पहन, गर्मी आ गई, कहीं नहीं पहनता, रात को सोते हुए पहन, पर पहनना तो है तेरे को इसको, और सोते हुए तो फटे और नहीं वो। उसके बाद में जैसे ही सर्दियां आती, आपने पहनना बंद किया, मम्मी दीवार पर उसको उल्टा लटका देगी ऐसे। ये 2 पॉकेट है, इसमें टूथब्रश वगैरह डाल सकते हैं आराम से, ऐसे कुछ भी डाला जा सकता है। अरे प्लास्टिक में 20 रुपए का मग लाते हैं, वो टूटता है, गिरता है, लेकिन ये चले सालों साल, एशियन पेंट की तरह चिपका दिया, काम खत्म। तो ये किसके अंतर्गत आता है? आपके सृजनात्मक। बढ़िया से अच्छे से हेडिंग डालिएगा, अभिरुचि परक उद्देश्य। अभिरुचि परक उद्देश्य, और लिखिए लिखिएगा अभिरुचि शब्द का अर्थ, अभिरुचि शब्द का अर्थ विशिष्ट रुचि से है, विशिष्ट रुचि से है, विशिष्ट रुचि से है। लाइन चेंज करके लिखिएगा, एक बालक कक्षा में पढ़ाई गई कविताएं आकाशवाणी दूरदर्शन आदि के माध्यम से संगीत इत्यादि सुनकर शेरो शायरी करने लगता है, शेरो शायरी करने लगता है। तुक मिलान करते हुए छोटी छोटी कविताएं लिखता है, छोटी छोटी कविताएं लिखता है। अर्थात काव्य सृजन में रुचि लेता है। लाइन चेंज करके लिखे, एक बालक वाचनालय में बैठकर अपनी पसंद के रचनाकार की कोई पुस्तक अपने
कोई पुस्तक नियमित रूप से पढ़ता है, नियमित रूप से पढ़ता है, जिससे साहित्य सृजन की प्रेरणा मिलती है, जिससे साहित्य सृजन की प्रेरणा मिलती है। अगला लिखिएगा अभिवर्त्यात्मक उद्देश्य। अभिवर्त्यात्मक उद्देश्य, इसमें लिखे अभिव्रति शब्द का अर्थ, अभिव्रति शब्द का अर्थ बालक के श्रेष्ठ मनोभावों से है, श्रेष्ठ मनोभावों से है। लाइन चेंज करके लिखिएगा, एक बालक में बड़ों का सम्मान, गुरुजन का आदर, देश प्रेम की भावना, आस्थावादी दृष्टिकोण, आस्थावादी दृष्टिकोण तथा ईश्वरीय सत्ता में विश्वास, ईश्वरीय सत्ता में विश्वास, पाप पुण्य, आदि के गुण विकसित करना, अंतिम लिखे सृजनात्मक। सृजनात्मक में लिखिएगा सृजन शब्द का अर्थ निर्माण से है, सृजन शब्द का अर्थ निर्माण से है। लाइन चेंज करके लिखिएगा गांधी जी के बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत के अनुसार बालक को विद्यालय स्तर पर बालक को विद्यालय स्तर पर
रोजगार उन्मुखी, रोजगार उन्मुखी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। रोजगार उन्मुखी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। जैसे एक बालक को भाषण, लेखन, तथा चित्र, मेहंदी व रंगोली बनाने में दक्ष बनाया जाना चाहिए। दक्ष, निपुण, दक्ष बनाया जाना चाहिए। विद्यार्थी जीवन में ही अनावश्यक से आवश्यक वस्तु निर्माण के गुण विकसित करने चाहिए। हाँ भाई, यह है आपके उद्देश्यों की बात। अब सुने, बात करेंगे अपन सीधा विधियों पर। हाँ भाई, भाषा शिक्षण की विधियां सुने आराम से। कुछ बातें आपके केवल इतना सा लिखा हुआ है कि आपको हिंदी शिक्षण की क्या पढ़ानी है, विधियां। नोट्स मिल गए ना? अच्छा, कुछ तो भूल भी गए, मतलब ऐसे नई जगह आए तो अब लग रहा नए मिलेंगे। विधियों के भी दिए होंगे तकरीबन, उसमें 30+ विधियां दे रखी होगी, दे रखी है ना? हाँ, कितनी भी है, 30 के आसपास दे रखी। अब मुद्दा ये है कि कितनी विधियां पढ़ी जाए। मैं पूछ नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं। अब ऐसे नहीं शुरू हो जाओ 22 पढ़ लो, और 22 सही नहीं 21 पढ़ लो, एक आ रहा है तो प्रसाद नहीं चढ़ाना है। देखो, मैं ये पहले ही बता दूं आपको, और आपको पता भी है, विधियों से मुश्किल से एक सवाल पड़ेगा, और पढ़ने को चारों ही विधियों से ही पढ़ जाए। पाठ्यक्रम में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि फलाना टॉपिक तुम्हारे इतने नंबर का है। जैसे आपके लिखा हुआ शिक्षण विधियां, पूरा भाषा शिक्षण, उस पूरे में लिखा हुआ है कितने सवाल आएंगे, 4, मतलब 8 नंबर के हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विधियों से चारों सवाल नहीं आएंगे, एक भी नहीं आएगा, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं एक ही आएगा। ये चीजें भविष्य की गर्भ में। जैसे आपने रीट दिया था, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी, व्याकरण पर अच्छा खासा समय भी दिया तुमने, मेहनत भी की, लेकिन रीट में व्याकरण में आया क्या? शायद जब गए तब ऐसा एहसास हुआ कि अगर इसको तो लास्ट 10 दिन भी पढ़ते तो इतने ही नंबर आते जितने अभी आ रहे हैं।
वहां पर पूरा मेरिट का जो मामला है, पास होने का मामला, वो विधियों पर ही टिका हुआ था। वही बात अब समय पलटा है वापस थोड़ा सा, तो यह विधियों के साथ भी हो रहा है। तो पहली बात तो ये दिमाग से निकाल लें कि विधियां ये नहीं पढ़ेंगे वो नहीं पढ़ेंगे। वैसे आपको वापस रटने पिटने की आवश्यकता नहीं है, सवाल क्या बनेंगे बता के चलूंगा साथ में, पर विधियां सारी पढ़नी पड़ेगी। ये कोशिश रहेगी कि विधि में अनावश्यक सवाल कथन नहीं लिखेंगे अपन कुछ भी। बेसिकली जो सवाल ये लगेंगे कि नहीं ये पक्का ही बनना है, तभी उस पर बात करेंगे। बाकी विधियां पढ़ाने के दो सलीके हैं। मैं तो वैसे रीट में भी मैंने कभी अनावश्यक कथन लिखा है नहीं, फिर भी इसको और ज्यादा शॉर्ट करने की, शॉर्ट का मतलब विधि एक भी नहीं खाएंगे अपन, मतलब कम से कम में कैसे किया जाए उसका प्रयास करेंगे। अपने पढ़ के बढ़िया से सारी चलनी है, एक भी नहीं छोड़ के चलना है। बाकी एग्जाम में क्या आएगा वो सारी चीजें वहां पर हैं। पढ़ के तो तुम इंग्लिश भी जाओगे और बैठ के ही पढ़ोगे, समझ में आने की गारंटी इंग्लिश की थोड़ी है। हिंदी में तो फिर भी है कि चलो लिखा हुआ क्या ये तो समझ में आए। इंग्लिश तो अपनी इतनी मजबूत है कि जाओगे तब तक गोले काले ही मिलेंगे इंग्लिश में। तो खैर वो सारी चीजें पढ़नी है और पढ़ना भी है और पढ़ना भी पड़ेगा। लेकिन इस बार रीट का मामला नहीं है, इस बार तुम 50% दौड़े हुए हो, एक गोला काड़ा गलत हुआ तो घर से लेके जाएगा, तो थोड़ा संभल के करना पड़ेगा। सबसे पहली विधि मैं स्कूल की पहली क्लास से शुरू कर रहा हूं, आपके ध्यान रखिएगा। स्कूल के पहली क्लास का तात्पर्य है कि जब तुम पहली बार स्कूल गए थे तो हमने लेखन तो पूरा कर लिया, लिखना तो मैंने तुम्हें सिखा दिया, अनुकरण के माध्यम से लिखना सीखता है, लेकिन मैंने तुम्हें पढ़ना नहीं सिखाया, किताब पढ़नी नहीं सिखाई, मैंने वाचन सीधा सिखाया आपको, किताब पढ़नी यहां से सिखाऊंगा। तो सबसे पहली वो जो विधि आएगी आपके, ध्वनि साम्य विधि। जिसे कहते हैं ध्वन्यात्मक विधि। अब सुनो, आपको किताब पढ़नी जब सिखाई जाती है, जैसे मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने कहा था जब भी तुम बच्चों को स्कूल में जाकर के लेखन सिखाते हो तो सबसे पहला आपको काम करना है कि बच्चे से आड़ी तिरछी क्या बनवाएं, रेखाएं बनवाएं। उसके बाद में बच्चे को लिखना सिखाया जाता है। उसी प्रकार ध्वनि साम्य विधि कहती है कि एक बालक को जब आप किताब पढ़ना सिखाओ तो ध्वनि मन क्या होता है, आवाज, साम्य मन क्या होता है, समानता। आप बच्चे को ऐसे शब्द सिखाओ जो ध्वनि में समानता रखते हो। ध्वनि समानता का मतलब है कि उच्चारण में उनके अंतिम जो आवाज आती है वो एक होनी चाहिए। और हमें जब किताब पढ़ना सिखाया जाता था या अब सिखाया जाता है, उसके अंतर्गत आपको पता होगा सबसे पहला जो शब्द होता है वो हमेशा ही बालक को बिना मात्रा का सिखाया जाता है। जैसे गणित में क्या करते हैं, सबसे पहले गिनती सिखाते हैं, फिर पहाड़े सिखाते हैं, फिर जोड़ जब सिखाई जाती है तो हमेशा बिना हासिल की जोड़ सिखाई जाती है। पहली जोड़ तो होती है जिनका योगदायी भी नहीं होता है, फिर दूसरी जोड़ है उनके योगदायी से ऊपर होता है, फिर आपको सिखाई जाती बिना हासिल की दो दो संख्याओं की जोड़, फिर सिखाई जाती हासिल की जोड़। उसी तरह हिंदी में सबसे पहले जो शब्द सिखाए जाते हैं पढ़ने, वो बिना मात्रा के शब्द सिखाए जाते हैं, अर्थात किसी भी प्रकार की मात्रा नहीं आएगी। लेकिन मात्रा नहीं आएगी, सभी में नहीं आएगी, और सभी में नहीं आएगी तो किसका भाव है, समानता का। इसलिए आपको याद होगा हमें जो सबसे पहले जो शब्द सिखाए गए थे वो किस स्वर से युक्त थे, आ, क्योंकि आ में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि आ में किसी प्रकार की मात्रा नहीं होती, आ एक उदासीन स्वर है। मैं आपको याद दिलाता हूं, आपका पहला पाठ याद करो, आपको कैसे शब्द दिए गए थे, रजत मत कर, घर चल, टक टक, खट खट, ऐसे शब्द नहीं थे। तो ये बिना मात्रा भी है और समान ध्वनि भी है। भाई बिना मात्रा के जाहिर सी बात है एक जैसे तो आवाज समान आएगी। तो बालक को ध्यान रखिएगा, समान ध्वनि के शब्द सिखाए जाते हैं। जैसे देखो, रजता, मता, कारा, गारा, चला, अमरा, कारा, पटा, टका। आप जैसे टक टका,
या फिर हो गई घर में खटपट, ऐसे शब्द लिखते हो तो इसमें आ की आवाज आती है। दूसरी बात, इससे क्या होता है, बोलने में काव्यात्मक रूप आ जाता है, कविता टाइप बन जाती है। अगर अलग अलग मात्राओं के अगर गद्य पढ़ाऊं तो कविता वाला मामला नहीं बैठता, लेकिन इसको तुम कविताओं के रूप में पढ़ा सकते हो और बालक काव्य में बड़ा आनंद लेते हैं। अब आप इसको दो फ्लो में पढ़ सकते हो, रजत मत कर, घर चल, अमर कर, पट टक टक खटपट, कोई मतलब नहीं, बच्चों को मजा ही नहीं आएगा। लेकिन आप याद करो अपने उस पुराने वाले गुरुजी को। टीचर्स दो प्रकार के होते हैं, जैसे एक तुम नए नवेले जाओगे तो तुम ऐसे नहीं, तुम ऐसे ही पढ़ोगे, वहां पर पढ़ो छोरो, रजत मत कर, घर चल, अमर कर, पट टक टक, ऐसे ही पढ़ोगे। आपके अंदर वो फ्लो आने में समय लगेगा। कौन सा? जो अपने सरकारी स्कूल के गुरुजी करते थे, रजत मत कर, घर चल, रजत मत कर, घर चल, वो अपने से नहीं होगा, समय लगेगा। क्यों? पहली बात तो अभ्यास नहीं, दूसरी बात कहीं ना कहीं तुम्हें थोड़ी सी शर्म आएगी, बोलने की नहीं बोले, बोले तो कोई सुन लेगा, सुन लेगा तो देख लेगा, देख लेगा तो क्या कहे, अरे कुछ नहीं कहेगा, पढ़ाना ही था। आपसे आगे लिखाऊंगा मैं आपको, आपसे पूछा जाए कि छोटी कक्षाओं में पढ़ाने की सबसे उत्तम विधि क्या होती है, वर्णमाला पढ़ाने की कौन सी विधि उत्तम होती है? वर्णमाला पढ़ाने की चित्र विधि, गीत विधि, अभिनय विधि या गीत या अभिनय विधि? गीत अभिनय विधि सबसे श्रेष्ठ विधि होती है। मैं आपको 3 मास्टर बताता हूं, आप खुद तय कीजिएगा कौन सा बढ़िया है। वर्णमाला पढ़ा रहा कक्षा में, मास्टर नंबर 1 डेमो देने गया, अंदर जाके डंडा हाथ में लिया, जैसे लिखा हुआ, जाके से डंडा हाथ में लेके बोलो का, बोलो खा, बोलो गा, बोलो गा। बच्चे शांत चुपचाप बोल देंगे, क्यों? मास्टर है वो, डरते हैं। बाकी उन बच्चों को मतलब नहीं, बोलो का, बोलो खा, कुछ मतलब वाली बात नहीं है। एक दूसरा मास्टर गया, वो जाके उनको ये पढ़ा रहा है, बोलो बेटा का से कबूतर, तो बच्चे वापस उसके साथ दोहराव करेंगे। इन दोनों में से बढ़िया कौन सा था? पहला दूसरा? दूसरा। बच्चे रुचि लेंगे, काव्यात्मक। और तीसरा जाता सबसे रचनात्मक टीचर। महात्मा गांधी ने कहा था कि बच्चों को पढ़ाने के लिए बच्चों के साथ बच्चा होना पड़ता है, तब जाकर के बच्चे तुमसे पढ़ेंगे। बच्चा होना पड़ता मतलब ये नहीं जुलाई में बारिश वारिश हो रही है, वो भी मिट्टी खा रहे, तुम भी उसके साथ मुंह भर के बैठ जाओ कि गांधी जी ने कहा था बच्चों के साथ बच्चा होना तो पहले मिट्टी खानी पड़ेगी। देखो, छोटा बच्चा तब तक नहीं सीख पाता है या अभिव्यक्ति नहीं दे पाता है जब तक बालक किसी पर विश्वास नहीं कर लेता है। छोटा बच्चा फेत नहीं करता किसी पर। घर में एक विशिष्ट सदस्य के साथ में उसका समागम होता है, उस समय वो उसके सामने सारे डायलॉग बोल देता है, बाकी हर किसी के सामने नहीं बोलता है। तो छोटे बच्चों के बीच में बच्चा बनना पड़ता है। अब तीसरे गुरुजी गए और उनका लहजा भी है, गीत भी है। अभी जो दूसरे टीचर गए थे उनके पास में गीत विधि थी, का से कबूतर, ये खा से खरगोश, ये गीत विधि है जहां पर टेर को खींचा जा रहा है। और तीसरे गुरुजी परम अनुभवी होते हैं, वो जाते हैं और वो बच्चों को, पूरी क्लास को अपने साथ जो है वो उसी तरह उद्यत कर लेते, तैयार कर लेते कि पढ़ा कैसे जाता है। और वो जाएंगे तो गीत के साथ अभिनय भी होगा और वो शुरू करेंगे, का से कबूतर उड़ने वाला। अब बच्चे उड़ेंगे, उनको मजा आ जाएगा, ये आदमी ठीक आया मतलब। तो आनंद कहां पर लिया बच्चों ने? अनुभव के साथ में, जहां पर आपके गीत भी था, अभिनय भी था। अब आप तो जाते ही तो उड़ नहीं सकते, और स्पेशली लड़कियों के लिए सबसे मुश्किल काम है, उड़ूं कि नहीं उड़ूं। क्योंकि अभी जैसे मैंने ये इशारा किया ना, 2-4 लड़कियां ऐसे आपस में से मुंह पे हाथ देके कह रही, देख सर ऐसे कर रहे हैं, ये कैसे कर लेते हैं? सर को शर्म नहीं आती? शर्म किस बात की आए? शर्ट थोड़ी उतारा है मैंने, तो ऐसे इशारा किया है, शर्म किस बात की आती है? लेकिन तुम जाओगे ना तब शर्म आएगी तुम्हें। अब मैडम बाहर खुले में पढ़ा रही है, बच्चे एक हम होते थे वो अलग था, आज के बच्चे बड़े खतरनाक प्रवृत्ति के होते हैं। मैडम ने अगर उड़ने का प्रयास किया, बच्चे दांत निकालेंगे। पड़ोसी को, जैसे अभी तुम ऐसे कर रहे हो ना, मुंह पे हाथ दे, बच्चे के देख देख मैडम उड़ रही है। और मैडम ने जैसे ही किया, का से कबूतर उड़ने वाला, और जैसे ही सामने से कोई सर निकले, मैडम यूं ही हैंग हो जाएंगे वहां पर, नमस्कार, खत्म। इसके लिए तजुर्बा चाहिए, अनुभव चाहिए। एक्सप्रेशन सबसे बड़ा भाग होता है पाठ की सफलता का, ध्यान रखिएगा।
किसी पाठ में कभी भी तुम रस उत्पन्न तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके अंदर भाव भंगिमा प्रदर्शित करने के गुण नहीं होते, ध्यान रखिए। अब सुने आगे की बात। तो आपको कभी भी पूछे, लिखाऊंगा वैसे, गीत अभिनय श्रेष्ठ विधि होती है, तो सबसे पहली बात ये। लेकिन आपसे पूछे, वैसे इसके प्रवर्तक वगैरह माइकल सेमर है, वो लिखा दूंगा आगे। आपसे पूछे कि ये विधि मूल रूप से आई किस शिक्षण से थी, तो सबसे पहले बताना ये किस शिक्षण से आई थी? अंग्रेजी। अंग्रेजी में दोस्त थे, दोस्त हिंदी में भी है, मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्त अंग्रेजी में भी थे। अंग्रेजी में क्या थे? बच्चे को सिखाया बेटा BUT बट होता, CUT कट होता है। बच्चे ने घर जाकर के PUT पट बना दिया। वो तो PUT पट होता ही नहीं, क्या होता है? वो तो पुट होता है। ये निरर्थक शब्द बन गया, उच्चारण गलत है इसका। इसी तरह हिंदी में तुमने बच्चों से कहा कि बेटा ऐसे शब्द जोड़ लेना, और जोड़ोगे तो आपके शब्द बन जाएंगे, और शब्द बच्चा ऐसे जोड़ते जोड़ते पता नहीं कितने भयंकर शब्द बनाएगा। आपने एक सोशल मीडिया पर एक वायरल पोस्ट देखी होगी, मैंने लॉकडाउन के समय देखी थी। बच्चे से ध्वन्यात्मक शब्द बनाने के लिए कहा गया था, उसके बाद में बच्चे के ध्वन्यात्मक विधि इतनी दिमाग में बैठ गई कि बच्चे को जो वर्णमाला लिखने के लिए दी गई थी, तो उस बच्चे कैसे लिखा हुआ था कि बेटा क ख ग ऐसे पूरा, और यहां पर इसके सामने लिखा हुआ था क से कबूतर। बच्चे ने पूरा का पूरा नीचे छाप दिया, क से कबूतर, ख से खबूतर, ग से गबूतर, घ से गबूतर, च से चबूतर, ठबूतर तक तो वो पेज मिला था। शायद मेरे पास है, मैं आपको बतवाता हूं, ठीक है। हाँ, तो ऐसे छाप दी। तो ये क्या हुआ? ये निरर्थक शब्दों का निर्माण हो गया, और निरर्थक शब्दों का निर्माण हो गया। अब बच्चे को पता थोड़ी खबूतर गलत है, कबूतर गलत है, अब बच्चे ने तो छाप लिया। कल देखेंगे उसको, मैं बताऊंगा, याद रहे, क्योंकि फोन में स्क्रीनशॉट के अलावा कुछ है नहीं, तो वो थोड़ा नीचे चला गया है। हाँ, वो भी किसी पोस्ट का स्क्रीनशॉट लिया हुआ था, तो उस पर ऐसे छापा हुआ था। अब बच्चे को नहीं पता है कि कबूतर क्या है, खबूतर क्या, उसने टबूतर जबूतर सब छाप दिए, सारे के सारे छाप के आ गया। बोला ये मैडम ने काटा पूरा, गलत है। वो गलत क्यों है? क्योंकि वो निरर्थक शब्द है। अब सुनना, हमने बचपन में जिस उच्चारण को सीखा है, वो उच्चारण अपने आज भी टोन चल रहा है। गलत है तो भी चल रहा है, सही है तो भी चल रहा है। अगर हमने गलत शब्द को स्थायी कर लिया, तो मित्रों सुनना ध्यान से, वो अपने अंदर ध्यान रखे, अधिगम का क्या है? पठार है। जहां पर स्थायी दोष निर्मित हो जाए सीखने संबंधी, वो अधिगम पठार कहलाते हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो ये किताब पढ़ने सिखाई जाती है, तब समान ध्वनि के शब्दों से सिखाएं। जैसे मैं आपको पाठ याद दिला रहा हूं, यही पाठ था, आप याद करो। दूसरा पाठ क्या था? दूसरा पाठ अपने ध्वन्यात्मक ही था, तुकबंदी था। नानी आई, पपीता लाई, तो आई और लाई वही कविता थी सबके। तो ये ध्वन्यात्मक शब्दों से बच्चा सीखता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ध्वनि साम्य विधि ध्वन्यात्मक विधि कहते हैं। प्रवर्तक माइकल सेमर है इसका, अंग्रेजी भाषा शिक्षण से आई थी। समान ध्वनि के शब्द सिखाए जाते हैं। दोष ये है, इसमें बालक निरर्थक शब्दों का निर्माण कर लेता है, लेकिन इसके दो उपनाम पढ़े जाते हैं, वो याद होने चाहिए। अब बताइएगा, इसमें तुम वर्णों को जोड़ते हुए शब्द बनाते हो या वर्ण अलग करते हो? इसमें क्या करते हैं? जोड़ते हुए शब्द बनाते हैं। अब ध्यान से सुनना, जब जोड़ा जाता है, तो कल मैंने आपको लिखाया था ज्ञानात्मक उद्देश्य में, जोड़ा जाता है तो कौन सा लेषण? संश्लेषण। और इसको ध्यान रखिएगा, और सामासिक विधि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि समास का अर्थ होता है संक्षेप, छोटा रूप। ध्यान रखिएगा। तो इसके दो नाम है, एक तो संश्लेषण विधि है, एक सामासिक विधि है। तो भाषा शिक्षण की विधियां हेडिंग डाल के नंबर 1 लिखो, ध्वनि साम्य विधि। हाँ भाई, लिखिएगा, भाषा शिक्षण की विधियां और नंबर 1 ध्वनि साम्य विधि। प्रवर्तक में लिखे माइकल सेमर, माइकल सेमर
लिखिए लाइन चेंज करके, यह विधि मूलतः, यह विधि मूलतः अंग्रेजी भाषा शिक्षण की विधि है। अंग्रेजी भाषा शिक्षण की विधि है। लाइन चेंज करके लिखिएगा, किसी भी बालक को पढ़ना सिखाने हेतु, पढ़ना सिखाने हेतु सर्वप्रथम समान ध्वनि के शब्द सिखाए जाते हैं। समान ध्वनि के शब्द सिखाए जाते हैं। जैसे रजत मत कर घर चल, रजत मत कर घर चल, टक टक खटपट आदि आदि। इस विधि को, लाइन चेंज करके, इस विधि को संश्लेषण तथा सामासिक विधि कहते हैं। सामासिक विधि कहते हैं। सामासिक विधि कहते हैं। लाइन चेंज करके लिखो, इस विधि का प्रमुख दोष यह है कि इस विधि का प्रमुख दोष यह है कि एक बालक निरर्थक ध्वन्यात्मक शब्द बना लेता है। निरर्थक, बिना अर्थ के, निरर्थक ध्वन्यात्मक शब्द बना लेता है, जो कि उसके अधिगम संबंधी पठार बन सकते हैं। अधिगम संबंधी पठार बन सकते हैं। इस विधि के अंतर्गत, इस विधि के अंतर्गत इस विधि के अंतर्गत इस विधि के अंतर्गत बालक जो निरर्थक शब्द सीखता है, बालक जो निरर्थक शब्द सीखता है, निरर्थक शब्द सीखता है, वो आगे चलकर उसके सीखने में कठिनाई पैदा करते हैं। सीखने में कठिनाई पैदा करते हैं।
आगे देखिए अगली विधि। और ये बताने की कतई आवश्यकता नहीं है कि ये विधि किस कक्षा के लिए उत्तम है या किसके लिए नहीं है, छोटी कक्षाओं के हैं। वैसे तो नहीं 12वीं क्लास में जाके कहोगे रजत मत कर, ध्यान रखिएगा। दूसरी विधि, भाषा संसर्ग विधि। हाँ भाई, ये देखो ये छापे हुए इसके यूं के यूं। ये आप में से भी कोई प्रतिभावान बालक है, उसकी कॉपी मिली है वापस, देख लो। खबूतर, गबूतर, गबूतर, चबूतर, छबूतर, जबूतर, टबूतर, सब कुछ छापा है। मजाल है कि इधर का उधर हो जाए। हाँ, और आप इसको ये भी नहीं कह सकते कि ये टीचर के लिए, टीचर के द्वारा नहीं लिखा हो, क्योंकि हैंडराइटिंग साफ बता रही है कि ये जो लिखा है वो शिक्षक ने लिख के दिया है। ठीक है, कोई नहीं। अबे याद कर रहे हो क्या उसको मुंह फाड़ के? एक बार देख लिया, ऐसे ही बैठे आराम से, जैसे अब रट लेंगे, रीट में यही आना है। ये तो बताया है कि भी हाँ ऐसा होता है। हाँ, अब सुनो भाषा संसर्ग। मित्रों सबसे पहली बात सुने, भाषा किसे कहते हैं बताने की आवश्यकता नहीं है। बात आती है संसर्ग की। हाँ भाई, अब सुने भाषा संसर्ग की बात। आपको बेसिकली बता दूं, ये विधि जो है, अरे बात नहीं, व्याकरण शिक्षण की विधि है। मतलब व्याकरण शिक्षण की विधि, इसका मतलब है कि इस भाषा शिक्षण की विधि के अंतर्गत आपको क्या सिखाया जाएगा? व्याकरण। हालांकि अगर ये रीट का बैच होता, रीट की परीक्षा आगे होती, तो शायद मैं 100% रूप से आपसे कहता कि भाषा संसर्ग विधि से मुझे पूरी उम्मीद है कि सवाल आएगा। लेकिन अब मैं ये नहीं कहता नहीं आएगा, लेकिन ये एक ऐसी विधि है तो शायद 2 से 3 पंक्ति में खत्म हो जाएगी, लेकिन हर बार एग्जाम में सवाल देके जाती है। होता क्या इसमें वो सुनना। यहां पर सम का मतलब होता है मित्रों साथ में, और सर्ग का मतलब होता है पाठ। और किसका पाठ? भाषा का पाठ। भाषा संसर्ग विधि आपसे यह कहती है कि एक भाषा का पाठ जब पढ़ाते हो, भाषा का पाठ का मतलब है कोई भी सामान्य गद्य का पाठ पढ़ाते हो, तो उस पाठ को पढ़ाते हुए आप साथ में व्याकरण पढ़ा दो। देखो, सम धन सर्ग, साथ में व्याकरण पढ़ा दो। इसका मतलब सुनना क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि यह विधि कहती है कि आपको स्वतंत्र व्याकरण पढ़ाने की आवश्यकता। बोला, जब गद्य पढ़ाया जाता है, कोई भी गद्य का पाठ पढ़ा रहे हो, जैसे आपने पिछली विधि पर ये देखिएगा, जैसे ये कथन लिखा हुआ है, जैसे कथन आया रजत मत कर घर चल, तो आपने कह दिया रजत लड़के का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मत निपात है, करना क्रिया है, घर जातिवाचक संज्ञा है, चल अकर्मक क्रिया है, अमर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, करना क्रिया के अर्थ में आता है, पर अधिकरण कारक का है। मतलब आप जब पाठ पढ़ाते हो तो उसके साथ में पहले किसी पाठ में संज्ञा का ज्ञान दो, किसी पाठ में सर्वनाम का ज्ञान दो, किसी में किसी और का दो। तो इसका मतलब क्या है? स्वतंत्र व्याकरण पढ़ाने पर जोर नहीं दिया था। इसका मतलब ये हुआ कि ये विधि कौन से व्याकरण के पक्ष में है? व्यावहारिक व्याकरण के पक्ष में है। ये कह रही है व्यवहार में व्याकरण सिखाओ। व्यवहार का मतलब क्या होता है? चलते चलते बताते रहो बच्चों को। इसका मतलब ध्यान रखिएगा, आपसे कथन पूछा जाएगा कि कौन सा व्याकरण नहीं पढ़ाना चाहिए? सैद्धांतिक व्याकरण नहीं पढ़ाना चाहिए। सैद्धांतिक का मतलब होता है पहले मैं व्याकरण के सिद्धांत लिखाऊं, उसके बाद में उदाहरण से स्पष्ट करूं। यहां ऐसा कुछ नहीं, पढ़ाते रहो बताते रहो। बोला बेटा इसमें ये होगा, क्यों होगा? आराम से पढ़ ले, होगा बस पढ़ तो आराम से, उसको पढ़ाओ। तो 3 कथन बने हैं। आपसे पूछा जाए व्याकरण शिक्षण की वह विधि जिसमें भाषा के पाठ के साथ साथ व्याकरण सिखाया जाता, कौन सी विधि? भाषा संसर्ग विधि। व्याकरण शिक्षण की वह विधि जहां व्यावहारिक व्याकरण सिखाया जाता है, भाषा संसर्ग विधि। भाषा शिक्षण की वह विधि जिसमें सैद्धांतिक व्याकरण की अवहेलना होती है, वो कौन सी विधि होती है? आपके भाषा संसर्ग विधि।
चौथा सवाल जो एग्जाम में पूछा हुआ है, आपके विवेक की परीक्षा है, बताइएगा। भाषा संसर्ग विधि की सफलता हेतु, भाषा संसर्ग विधि की सफलता हेतु आपको किस प्रकार के पाठ जो है वो भाषा संसर्ग विधि में लेने चाहिए। लेकिन उससे पहले सुन लेना, भाषा संसर्ग विधि से छोटी कक्षाओं में ही व्यावहारिक व्याकरण सिखाया जाता है। कैसी कक्षाओं में? छोटी। अब वापस कथन सुनना मेरा, मैं यहां लिख देता हूं कैसी कक्षाएं, ताकि तुम भूलो नहीं, क्योंकि भूले तो गड़बड़ हो जाएगी। सुनना आराम से। कैसे पाठों को शामिल करना चाहिए कि भाषा संसर्ग सफल हो जाए। नंबर एक तो जो बात कर रहे हैं वो बात ना करें तो मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। युद्ध का पाठ। नंबर 2 परियों की कहानियां। कक्षाएं कैसी है? छोटी है। नंबर 3 उपदेशात्मक पाठ। नंबर 4 ऐसे रचनाकारों की रचनाएं जिनकी भाषा पर अच्छी पकड़ हो। हाँ भाई, बताइएगा किस प्रकार के पाठ में शामिल करूं कि मेरी भाषा संसर्ग विधि एक कक्षा में सफल हो जाए। विकल्प नंबर 1 के साथ कोई है तो हाथ ऊपर कर सकता है, मैं कारण पूछूंगा। विकल्प नंबर 2 के साथ अगर कोई है तो हाथ उठाएं बढ़िया से। यह जरूर याद रखें कक्षाएं कौन सी हैं बस। हाँ, विकल्प 2 के साथ कोई नहीं है, मतलब बहुत बड़ा तबका है, चलो बढ़िया है। विकल्प नंबर 3 के साथ, मतलब उपदेश तो बच्चों को नहीं, मैं तो कहता हूं बुजुर्गों को भी नहीं देने। मैंने आपको पहले ही बताया भारत में हर कोई ज्ञान देने की फिराक में है, लेगा कोई नहीं, ध्यान रखिएगा। और फिर इसके साथ कौन है? 4 नंबर के साथ में शाबाश, 1 2 3 4, बस ये सिलेक्शन इतों का ही होता है। हजारों की भीड़ में से इतने ही निकलते हैं। मैंने इस पर घोड़ा क्यों घुमाया, बार बार क्यों कहा? जो बच्चे कुछ हाथ कम उठने थे 2 नंबर विकल्प पे, मैंने घोड़ा घुमाया तब 4 हाथ और उठे हैं। क्योंकि तुम्हें जैसे ही लगा कि छोटे बच्चों को सिखा रहे हो, परियों का ख्याल जाहिर सी बात आना ही है। सुनना, तुम बच्चों को पढ़ा क्या रहे हो? व्याकरण। व्याकरण में शुद्धिकरण महत्व रखता है कि कोई रचनात्मक बातें महत्व रखती है? शुद्धिकरण। और जब शुद्धिकरण करोगे तो आपको ऐसे रचनाकारों की रचनाएं शामिल करनी चाहिए जिनकी भाषा पर अच्छी पकड़ होती हो, भाषा की बढ़िया जानकारी होती हो। नहीं तो अगर उसमें कुछ अशुद्धियां छप गई, कोई ऐसी गलत चीजें आ गई, तो आप तो बच्चों को सिखा दोगे, बच्चे सीख जाएंगे। हाँ, परियों की कहानियां वहां आएगी। प्रश्न ऐसे आ जाए कि छोटी कक्षाओं में बच्चों के पाठ होने चाहिए या प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों के पाठ होने चाहिए, तो तुम्हारे परियों की कहानियां है। युद्ध संबंधी पाठ छोटी कक्षाओं में किसी भी स्थिति में नहीं पढ़ाओगे, क्योंकि विभत्स जो रस होता है वो छोटे बच्चों में नहीं आना चाहिए कभी भी, क्योंकि इससे बालकों में स्थायी घृणा पैदा हो सकती है, युद्ध से डर पैदा हो सकता है। आप युद्ध बताओगे तो खून के दृश्य आप बताओगे बच्चों को, तो इससे घृणात्मक चीजें विकसित होती है, ये ध्यान रखिएगा। अब कुछ बातें बताइएगा, क्या इस विधि में संपूर्ण व्याकरण सिखाया जा सकता है कि नहीं जाया? नहीं, शाबाश, ये रहा नहीं। क्या इसमें व्याकरण सीखने में क्रमबद्धता होती है या नहीं? शाबाश। क्या इसमें सीखने की गति तेज होती है या नहीं? यहां कन्फ्यूज है आपके। होती है? कितने जने मानते हैं कि नहीं होती है? नहीं होती है, कारण बताऊंगा। पहली बात तो संपूर्ण व्याकरण नहीं सिखा सकते। कारण,
अगर पूरे पाठ में संज्ञा शब्द आए तो मैं दूसरे को जानकारी नहीं दे पाऊंगा। पहली बात तो ये, मैं ये बता सकता हूं कि रमेश में जातिवाचक संज्ञा, बाकी मैं नहीं बता सकता बाकी किस किस में कौन सी संज्ञा है। तो यहां खत्म। क्रमबद्धता का मतलब होता है कि मैं आपको चरणबद्ध नहीं बता सकता। जैसे ही संज्ञा शब्द पढ़ा उसके बाद सर्वनाम आया तो मुझे तुम्हें यह बताना पड़ेगा बेटा इसमें सर्वनाम आएगा। जैसे आगे बढ़े तो कोई निपात का प्रयोग हो गया, मैंने कहा निपात है ये, तो क्रमबद्धता। सीखने की गति तेज क्यों नहीं होती है? क्योंकि यहां पर अपन टॉपिक एक सीख ही नहीं रहे हैं, तो सीखना बहुत मंद गति से होगा। पूरी किताब पूरी हो जाएगी फिर भी कॉन्सेप्ट कभी क्लियर ही नहीं होगा बच्चे के, ये याद रखिएगा। तो भाषा संसर्ग विधि बहुत सरलता से याद रखना, व्याकरण शिक्षण की विधि है। स्वतंत्र व्याकरण जो है पढ़ाने पर मनाही होती है, इसमें व्यावहारिक व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है, सैद्धांतिक व्याकरण की अवहेलना होती है, और बालक जो है छोटी कक्षाओं में व्याकरण सीखता है। ऐसे रचनाकारों की रचनाएं शामिल की जाए जिनकी भाषा पर बहुत अच्छी क्या है, पकड़ है। संपूर्ण व्याकरण नहीं, पढ़ने में क्रमबद्धता नहीं, सीखने की गति तेज नहीं, छाप के रखना है। लिखो आगे, भाषा संसर्ग विधि। भाषा संसर्ग विधि लिखिएगा। भाषा संसर्ग व्याकरण शिक्षण की विधि है। दूसरा बिंदु लिखे, भाषा संसर्ग विधि में, भाषा संसर्ग विधि में भाषा के पाठ के साथ साथ भाषा के पाठ के साथ साथ भाषा के पाठ के साथ साथ व्यवहारिक व्याकरण सिखाया जाता है। व्यवहारिक व्याकरण सिखाया जाता है। इस विधि में, कंटिन्यू लिखे, इस विधि में सैद्धांतिक व्याकरण की अवहेलना होती है, मतलब मनाही, अवहेलना होती है। यह विधि बालक को प्रसंगा अनुकूल व्याकरण सिखाती है। प्रसंगा अनुकूल व्याकरण सिखाती है। भाषा संसर्ग विधि की सफलता हेतु, भाषा संसर्ग विधि की सफलता हेतु ऐसे रचनाकारों की रचनाओं को शामिल किया जाता है। रचनाकारों की रचनाओं को शामिल किया जाता है जिनकी भाषा पर बहुत अच्छी पकड़ होती है। बहुत अच्छी
पकड़ होती है। लाइन चेंज करके लिखिएगा, इस विधि के प्रमुख दोष ये हैं कि इस विधि के प्रमुख दोष ये हैं कि इसमें संपूर्ण व्याकरण का अध्ययन संभव नहीं होता है। इसमें संपूर्ण व्याकरण का अध्ययन संभव नहीं होता है। क्रमबद्धता का अभाव रहता है। कंटिन्यू। क्रमबद्धता का अभाव रहता है तथा बालक के सीखने की गति मंद होती है। और लाइन चेंज करके अंतिम दोष लिखें, इस विधि की सफलता हेतु अनुभवी शिक्षक की आवश्यकता होती है। अनुभवी शिक्षक की आवश्यकता होती है। एक दक्ष आदमी ही ऐसा कर सकता। कम्युनिकेशन करके फिर पढ़ाना, वन वे तो चलना बहुत आसान होता है, आदमी चल लेता है, लेकिन एक साथ में दो तरह की चीज़ें सिखाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए अनुभव चाहिए होता है। तो ये थोड़ा सा समस्यात्मक चीज़ें, ध्यान रखिएगा। आगे एक बेहद छोटी सी विधि बताता हूँ, सुनना। बहुत छोटी सी विधि है, 2 कथन में ही खत्म है। हाँ भाई, रसा स्वादन विधि। ज्यादा ऊपर तो नहीं जा रहा है। हाँ, अब सुने रसा स्वादन विधि क्या है। हाँ, रसा स्वादन विधि की बात करता हूं तो बहुत सरलता से सुनना। यहां पर आपके रस शब्द है और उसका क्या हो रहा है, आस्वादन हो रहा है। तो आपको रस नाम आया तो बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या यह विधि किस शिक्षण की है, कविता शिक्षण, क्योंकि गद्य को हमेशा नीरस रचना माना गया है। नीरस का मतलब है जिसमें किसी प्रकार का रस नहीं होता। और अगर कोई हिंदी साहित्य का स्टूडेंट है बीए में या कहीं आगे भी रहा हो या पहले भी रहा हो तो उसको अच्छे से पता है अपने को रस हिंदी काव्य में ही पढ़ाए जाते हैं। तो इस विधि का उद्देश्य या इस विधि के माध्यम से यह बताया जाता है कि बालक को कविता पढ़ाते समय केवल रस का आस्वाद होना चाहिए, रस की प्राप्ति होनी चाहिए। अगर कविता वीर रस की है तो एक बालक को वीर रस मिलना चाहिए। अगर बालक उस कविता जो है वो अगर हास्य रस की है तो श्रोता को हास्य रस मिलना चाहिए। और वो किस स्थिति में मिल सकता है? पहली बात मैं वही बार बार कहूंगा, पहली बात तो कितना ही अच्छी कविता लिख दो, कितना ही अच्छा कुछ भी कर लो, कितने ही ज्ञानी हो जाओ, सबसे पहला प्रगाढ़ गुण होता है एक शिक्षक का और एक नेता का। उनकी सफलता का आधार सबसे पहली बात करूं तो होता प्रेजेंटेशन। जब तक प्रस्तुतिकरण अच्छा नहीं है कुछ नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो रसास्वादन विधि की बात करता हूं तो इसमें क्या होता है कि एक कविता पढ़ाते समय या उस पढ़ाने का उद्देश्य इतना सा है कि बालकों तक जो कवि ने जिस रस में इस कविता को लिखी है वो आप तक आ जाना चाहिए। और अब सुनना, कविता पढ़ाने के 2 सलीके हो सकते हैं। 2 सलीकों का मतलब है 2 तरीके से मैं तुम्हें कविता पढ़ा सकता हूं।
अब आपको ये डिसाइड करना होता है कि कौन से तरीके से रस की प्राप्ति हो सकती है। नंबर एक, हमें कविता पढ़ाते समय, हमें ताला की कमी पढ़ाएगी, लेकिन जब भी पढ़ाएगी तब कविता पढ़ाने का एक सलीका ये होता था कि गुरुजी एक पंक्ति पढ़ते, उसके एक एक शब्द का अर्थ बताते, फिर दूसरी पंक्ति पढ़ते, फिर उसके एक एक शब्द का अर्थ बताते, और उसके बाद में उसको मिला करके अर्थ बता देते। पहला तरीका है ये। दूसरा तरीका होता है पूरी कविता का एक खंड पूरा पढ़ा जाए और उसके बाद में उसकी व्याख्या प्रस्तुत की जाए। तो पहले तो मुझे यह बताओ, आप एक कविता को सही लहजे में कहां पर प्रस्तुत कर सकते हो? पहले में जहां पर टुकड़ों में अर्थ बता रहे हो, या दूसरे में जब पूरा पढ़ा जा रहा है? दूसरे में। पहली बात तो आपके रस की पहली आधारशिला वही है कि आप कविता को टुकड़ों में पढ़ोगे, वहीं से बच्चों से आपका ध्यान खत्म, बच्चे आपकी कविता को केवल गद्य पाठ की तरह सुनेंगे। पहले तो उच्चारण करते समय आप उचित भाव भंगिमा का प्रयोग करोगे। भाव भंगिमा स्वतः ही आ जाएगी अगर आपका उच्चारण उस कविता के शब्दों के अनुरूप आपके भाव है, तो चेहरे पर भाव दिखाई देंगे। और अगर वो पंक्ति पूरी नहीं पढ़ोगे, अलग अलग टुकड़े दोगे, तो तुम भावुक्ति दे ही नहीं सकते। जैसे आपने एक वीर रस का दोहा सुना होगा कि एक वीर प्रसूता माँ जो है वो बालक को पालने में झुलाते हुए किस प्रकार की शिक्षा देती है माँ धरती माता की रक्षा के लिए। अब मैं एक पंक्ति को बोलता हूं, अगर मैं ऐसे ऐसे पढ़ूंगा तो कतई रस जैसा कुछ नहीं होगा। मैंने पढ़ा इला न देनी आपनी, और फिर अर्थ बता रहा हूं कि बेटा इला का मतलब होता धरती, आपनी का मतलब होता अपनी। तो बच्चे को कोई, फिर मैंने बोला इला न देनी आपनी, अर्थ बता दिया। इला न देनी आपनी, मां हालरियो हुलराए। मां का मतलब माता, हालरियो मतलब पालना, हुलराए मतलब झुलाना। बच्चों का वहां से ध्यान भंग है। बच्चे ठीक है मेरा अर्थ सुन लेंगे, व्याख्या सुन लेंगे, रस नहीं मिलेगा। अगर आपने इसी को पढ़ा कि इला न देनी आपनी, मां हालरियो हुलराए, पूत सिखावे पालने की मरण बड़ोई माए, तब बच्चों को लगेगा नहीं बात कुछ गंभीर कही है। आपके चेहरे के भाव उसी तरह के उद्धृत हो जाएंगे, तब उनमें वीर रस की जो है अनुभूति होगी। और एक दूसरा क्या होता है, जैसे ये मैंने बोला दोहा, तो इसका वापस जब व्याख्या प्रस्तुत करूंगा इसकी, तो मेरा संबोधन इतना शानदार हो जाएगा स्वतः ही कि एक वीर माता जो है वो अपने वीर पुत्र को झूला झुलाते हुए कहती है कि हे वत्स। यहां से अब बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, नहीं तो मैंने तो पहले ही टुकड़े कर दिए, तो उनको अर्थ तो पता है। और जब रहस्य खत्म हो जाए तो सुनने का आनंद स्वतः ही खत्म हो जाता है। मैं आपको एक कहानी सुनाऊं ऐसी कोई भी जिसका तुम्हें एंड पता है, तुम नहीं लोगे उसमें रुचि, क्योंकि तुम्हें पता रिजल्ट तो वहीं आना है। तो ध्यान रखिएगा, रसास्वादन विधि उद्देश्य केवल और केवल ध्यान रखिएगा रस की अनुभूति करवाना है। एक ही काम करोगे, सबसे पहले संपूर्ण कविता पाठ प्रस्तुत करोगे, कोई काठिन्य निवारण नहीं होगा, सीधी क्या प्रस्तुत करोगे। याद रखना पूछा जाता कविता शिक्षण के जो पद सोपान बताए जाते हैं, हालांकि आपके नहीं है कहीं पर भी ऐसा, फिर भी आपको कुछ कुछ बता के चलूंगा कविता शिक्षण क्या होता है, विधियां वगैरह 5 मिनट में लास्ट में लिखा दूंगा सब, क्या पता आ जाए वहां पर। क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कविता शिक्षण में गद्य पद्य तुम्हें पढ़ना है, पर रीट में सवाल बहुत बार आए हैं। 18 का रीट देख लेना, पूछा हुआ था कविता शिक्षण की कौन सी विधि है और कौन सी नहीं है, तो वो बेसिक 10 मिनट का है, वो लास्ट में कभी करवा दूंगा चलते चलते। उसमें एक आता है पाठ योजना के अंतर्गत एक पद आता है कविता शिक्षण की पाठ योजना में कि कविता प्रस्तुत करने के बाद में आप कौन सा निवारण करोगे, काठिन्य निवारण करोगे। काठिन्य निवारण का मतलब होता है कठिन शब्दों के क्या बताओगे, अर्थ बताओगे। रसास्वादन विधि में ऐसा कुछ नहीं होगा। रसास्वादन विधि के अंदर एक ही बात याद रखें, प्रमुख उद्देश्य रस का आस्वाद करवाना, बालकों को रस की अनुभूति करवाना। सबसे पहले पूरी कविता प्रस्तुत करोगे, उसके बाद में उसकी व्याख्या दे दोगे, जिससे क्या होगा, बालकों को रस की प्राप्ति हो जाएगी। बशर्ते, शर्त यह है कि आप कविता प्रस्तुत करते समय उचित आरोह अवरोह यति गति और चेहरे की भाव भंगिमाओं का सही प्रयोग करोगे, ये ध्यान रखना है। एक्सप्रेशन आपकी बात को और ज्यादा वजन देते हैं। तो हेडिंग डालो रसास्वादन विधि और लिखो नंबर 1 बात, हाँ लिखिएगा
रसा स्वादन विधि, लिखे ये कविता शिक्षण की विधि है। यह कविता शिक्षण की विधि है जिसका मूल उद्देश्य, यह कविता शिक्षण की विधि है जिसका मूल उद्देश्य बालकों को रस की अनुभूति करवाना है, बालकों को रस की अनुभूति करवाना है। लाइन चेंज करके लिखे, इस विधि में सर्वप्रथम संपूर्ण कविता पाठ प्रस्तुत किया जाता है। संपूर्ण कविता पाठ प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद उसकी व्याख्या एक साथ दी जाती है। उसके बाद उसकी व्याख्या एक साथ दी जाती है जिससे बालकों को रस की प्राप्ति होती है, जिससे बालकों को रस की प्राप्ति होती है। लाइन चेंज करके लिखे, इस विधि का प्रमुख दोष यह है कि इस विधि का प्रमुख दोष यह है कि इसमें केवल श्रवण कौशल विकसित होता है। श्रवण कौशल विकसित होता है। दोस्त पूछे जाते हैं कई बार, ध्यान रखिएगा। हाँ, अभिकर्मित अनुदेशन सुने ध्यान से। अपन सीधा विधि पर चलेंगे। बस हल्का सा मैं आपको इसका अतीत बता देता हूं कि ये क्या है, क्यों है और कैसे आई। अभिकर्मित अनुदेशन, आपसे एग्जाम में सीधा सीधा सवाल पूछे कि परिवर्तन के बारे में, बीएफ स्किनर व जेम्स हॉलैंड। जनरली क्या होता, तुम्हें याद तो है अभिकर्मित अनुदेशन, पर थोड़ा सा तुम गड़बड़ करके चलते हो। हाँ, अब अपन क्या करते हैं, अपन यही रट के चलते हैं कि अभिकर्मित अनुदेशन जो है वो किसके संदर्भ में आता है। अपने को ये लगता है कि अपने केवल बीएफ स्किनर आएगा,
बीएफ स्किनर नहीं है, आपको याद रखना इसका एक सहयोगी था जिसको जेम्स हॉलैंड के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अभिकर्मित अनुदेशन की आवश्यकता कहां पड़ी, अभिकर्मित अनुदेशन क्यों आया, उसकी बात सुनना तसल्ली से। हाँ अब सुनो ध्यान से। सबसे पहले एक डॉक्टर प्रेसे या प्रेसी नाम का एक भाषाविद हुआ था। उसने शिक्षा के संबंधी सबसे बड़ा दोष बाहर निकाला। उसने कई जगह आपको उसका समय 1920 मिलेगा, 1926 भी मिलेगा, आपसे कोई नहीं पूछेगा, कभी भी ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि तुम्हारे अभिकर्मित अनुदेशन कोर्स में, डॉक्टर प्रेसे कोर्स में नहीं है, ध्यान रखिएगा। लेकिन सुने, उसने एक दोष, शिक्षण का दोष बताया। उसने कहा बच्चे जब पढ़ते हैं या जब कक्षा में कोई परीक्षा होती है, सवाल पूछा जाता है, तो उसको त्वरित प्रतिपुष्टि मिलनी चाहिए, उसको पुनर्बलन उसी समय मिलना चाहिए। अगर आज एक बालक ने कार्य किया और उसको प्रतिपुष्टि 3 महीने बाद मिलती है, कोई मतलब नहीं है, उसके सीखने की गति प्रभावित ही नहीं होगी। और फिर सीखने वाला और नहीं सीखने वाले में फर्क क्या रहा, मुझे ये बताओ। भाई इन्होंने बहुत अच्छा किया, इन्होंने काम किया ही नहीं, मैंने इनको शाबाश ही नहीं बोला, तो क्या मतलब, ये नहीं पढ़ेंगे? ऐसा नहीं कि वास्तव में नहीं पढ़ेंगे, फिर भी इनके सीखने की गति में शिथिलता आएगी। शिथिलता नहीं भी आए तो बढ़ेगी नहीं। और अगर इसको मैं पुनर्बलन 2 महीने बाद में देता हूं, तो वो पुनर्बलन काम का है क्या? कोई मतलब नहीं है। जैसे आज सवाल पूछा मैंने तुमसे कि अभिकर्मित अनुदेशन के प्रकार कितने, पूरी क्लास ने बोला 6, किसी ने बोला 7, एक ने बोला 3, मैं आगे बढ़ गया। 2 महीने बाद में मेरे को सोच टिकट चौराहे पर वो मिलता है और मैं आते कहते तो शाबाश। मैं सोचे मतलब क्या हो गया आदमी के, अरे 2 महीने पहले तूने क्लास में जवाब दिया था, बहुत बढ़िया शाबाश, इधर आ पीठ थपथपाता हूं। मतलब क्या हुआ कि 2 महीने बाद वो पुनर्बलन किस काम का, मुझे ये बताओ। दूसरी बात, पुनर्बलन बालक के सीखने की गति को 100% बढ़ाता, उसे अभिप्रेरित करता है। याद करो अपनी कक्षा का वो पुनर्बलन जब आपकी कॉपी में गुरुजी ने ये लिख के दिया था, लड़कों चिल्लाओ मत, अपने तो आता था नोट राइटिंग सुधारो, हाँ लेखन कार्य में सुधार करें, क्योंकि नहीं तो गुरुजी के चश्मा लग जाएगा। और आधे से ज्यादा के तो इसे पुनः लिखा जाए, हाँ यही आता था ज्यादातर। अरे जिनकी हैंडराइटिंग खराब थी वो बेसिकली डॉक्टर बनने लायक थे, बस ठीक है देश की चिंता करके तुम टीचर बनने के इस इधर आ गए, बाकी तुम सारे के सारे डॉक्टर हो। हाँ अब सुनो ध्यान से, तसल्ली से सुनना। जब गुड दिया गया बच्चे को, अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं, अपनी क्लास में 100% ऐसा हर किसी की कक्षा में घटित हुआ वो वाक्य। मैं यहां बैठा हूं, एक मेरा स्टूडेंट आया, मैंने उसकी कॉपी चेक की, उसको मैंने वेरी गुड दे दिया। अब उस बच्चे को यहां से होकर के वहां जाके फिर वहां बैठना कोई रास्ता नहीं उसके पास में। तुम्हें क्या लगता है वो कॉपी को ऐसे बंद करके लेके चुपचाप जाके बैठेगा? मरे ही नहीं बैठेगा। उसका चेहरा देखना, उसकी भौएं नाचने लग जाती है, और वो कॉपी कैसे खोल के यूं बताएगा, देख आज तो। इसका मतलब उसका चेहरा आपको यह बता रहा है कि अब वो अपने कार्य को और दक्षता से करेगा और अच्छे से करेगा। अपने को तो गुड एक ही जगह मिला था, मैं मेरी बात करूं तो, और मैं तुम्हें मेरे से अलग नहीं मानता हूं। कोई गुरुजी का ट्रांसफर हुआ है, उस समय जाते जाते उन्होंने कहा चल तू भी रख, क्या याद करेगा। बाकी अपने को गुड मिलता ही नहीं था, और जिसको गुड मिला हुआ वो रीट्वीट में आता ही नहीं बच्चा, वो टाइम से ही सलट गया कहीं पर। आ जाओ, तो ये तो थी इसकी भूमिका। मित्रों ध्यान रखिएगा, छोटी सी बात जिसमें पुनर्बलन, हालांकि आपसे नहीं पूछा जाता, साइकोलॉजी में कभी पढ़ लो तो ये नहीं होना चाहिए कभी कर्मित अनुदेशन उस आदमी ने पढ़ाई, ये नाम नहीं बताए थे। इस सकारात्मक पुनर्बलन का समर्थन किया था आपके लिटिल ने, एंजिल ने और पीटरसन ने। 3 भाषाविद हुए थे आपके। सबसे पहले लिटिल आता है 31 में 1931 में, उसके बाद एंजिल आता 34 में, और 48 में आता आपके पीटरसन। और ये विधि जो आई थी, ये आई थी 1954 में, 1954 में इसको स्किनर लेके आया था।
स्किनर ने विधि वास्तव में निर्मित नहीं की थी। स्किनर के लिए काम बहुत सरल था इस विधि को बनाना, कारण स्किनर के पास में पूरी सामग्री बिखरी हुई पड़ी थी। उसको तो उनकी गलतियों को निकाल के एक ढांचा ही तो बनाना था पूरा, जिस पर एक इमारत खड़ी करनी थी बस। इसने स्क्रीनशॉट पूरे इकट्ठे कर रखे थे, बस उसको जमाना था और इसने जमा दिए सारे के सारे। अब बात आती इसके भेदभाद की। उससे पहले बात करता हूं एक कथन और। प्रेषे ने एक बात कही थी, हालांकि स्किनर ने इसको आगे भी बढ़ाया था। प्रेषे ने कहा था कि बालक चाहे सही उत्तर देता है या गलत उत्तर देता है, बालक को हमेशा सकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए। यह कथन सुनने में बहुत अजीब है। एक गलत उत्तर देने पर तो कैसे सकारात्मक पुनर्बलन देंगे? अपने तो वो गुरुजी थे जो गलत की संभावनाओं में कूट देते थे। गलत की संभावना का मतलब क्या होता है? जैसे अपनी कक्षा में कुछ बच्चे ऐसे निश्चित होते थे कि भाई शिक्षक भी अपेक्षा रखता था कि भाई सूरज जो है वो पश्चिम में उदय हो जाएगा, पर ये उत्तर नहीं देगा कभी भी, तो उसको पहले ही कूट देते खड़ा करके, हाँ बता, और वो बोलता उससे पहले बाल पकड़ करके दमादम, और फिर वो उत्तर देता तो फिर उसको और कूटा जाता, बता कहां पर देखा। भरोसा ही नहीं था गुरुजी को। और वो बच्चे बेचारे इतने आदतन दुखी होते थे, उनसे गुरुजी कभी काम से भी बुलाते कि बेटा रामलाल तो इधर आ, तो पहले वो सबसे पहले ऐसे करता, लो सर मार लो। अरे काम है, काम नहीं सर, पहले मार लो, बाद में भी मारोगे, काम के बाद में भी। तो मारना नहीं चाहिए बच्चों को, गलत बात है। सकारात्मक पुनर्बलन कैसे दे गलत उत्तर पर? तो हमेशा जीवन में एक बात याद रखिएगा, कई बार बच्चों को बोलता हूं कि बालक कक्षा में कभी भी गलत उत्तर देता ही नहीं है, कभी नहीं देता है, असंभव। या तो बालक सही उत्तर देता है या बालक सही उत्तर सीखता है, दो ही चीजें होती है। गलत उत्तर जैसा कुछ होता ही नहीं है। तब यहां पर स्किनर ने इस कथन को बहुत पॉजिटिव रास्ते से लेके आया और उसने कहा कि बालक जब गलत उत्तर देता तो एक काम करें, आप उद्बोधन विधि को काम में लो। आगे बताऊंगा उद्बोधन विधि क्या है। आप उद्बोधन विधि को काम में लीजिएगा। उद्बोधन का मतलब क्या होता है? आप बालक को उस प्रश्न के उत्तर के संबंध में हिंट दो, कुछ उसको उत्तर के नजदीक ले जाओ। जैसे आपने बच्चे से पूछा कि बेटा बता जयपुर की स्थापना किसने की थी। अब बच्चे को उत्तर नहीं आ रहा, आपने 4 नाम लेके, ईश्वर सिंह, रावल सिंह, जय सिंह और राव जोधा, फिर भी बच्चे को उत्तर नहीं आ रहा है। तब बच्चे से आपने कहा बेटा देख यहां पर जयपुर में और इस तरफ कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एक जैसा कुछ दिख रहा है क्या? बच्चे ने कहा हाँ सर दिख रहा। कहां? जय सिंह में। जय सिंह है सर। उत्तर तक पहुंच गया। अब बच्चा जब नीचे बैठता है ना, उसका चेहरा देख रहा हूं। बच्चा कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि उसको उत्तर नहीं आ रहा था। वो पड़ोसी को कहते हुए बैठेगा मेरे को याद नहीं आ रहा था, बाकी मुझे पता था जय सिंह है, मैंने दे दिया फट, सीधा सा उत्तर दे दिया। उत्तर फट नहीं दिया था, उत्तर तो गुरुजी ने दिया है तुझे, लेकिन तुझे उत्तर तक लेके आए। इससे क्या हुआ? इससे उस बालक के दिमाग में ये पॉजिटिव बात बैठ गई, सकारात्मक ऊर्जा का निर्वहन हो गया कि मैं उत्तर दे सकता हूं, मैं पढ़ सकता हूं, मैं सीख सकता हूं अगर प्रयास करूं तो। एक होता बच्चे को दुत्कार देना, जिससे क्या होता है? बच्चे की मूल प्रवृत्तियां खत्म, बच्चा पलायन करेगा, बच्चे की जिज्ञासा शांत नहीं होगी। बच्चा गलत उत्तर दे तो भी उसको सही उत्तर तक पहुंचाने की प्रक्रिया को उद्बोधन कहते हैं, जिसके लिए तुम चित्र, मानचित्र, प्रतिमान यानी मॉडल इत्यादि प्रस्तुत कर सकते हो उस बालक के लिए। यह ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहली बात सकारात्मक पुनर्बलन की। उसके बाद में बात आती है अभिकर्मित अनुदेशन है क्या और किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अभिकर्मित अनुदेशन एक स्वाध्याय की विधि होती है और इसमें क्या होता है? सबसे पहले संपूर्ण पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है। बहुत अच्छे से सुनना। सबसे पहले संपूर्ण पाठ्यक्रम प्रस्तुत करना, संपूर्ण पाठ्यक्रम प्रस्तुत करना। इसी के आधार पर आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि अभिकर्मित अनुदेशन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आपको अच्छे से पता किस सिद्धांत की बात कर रहा हूं, लेकिन नाम नहीं घूम रहा है। आपको सबसे पहले कोई वस्तु पूरी दिखा करके उसके बारे में अवलोकन करवा दिया जाए। कौन सा सिद्धांत है मनोविज्ञान की भाषा में? हाँ, कौन सा? गेस्टाल्टवाद।
गेस्टाल्टवाद क्या कहता है कि कोई आदमी अच्छे कपड़े पहन के आए, उसके बारे में आपने बोला यार कुछ भी कह लो, आदमी बड़ा शानदार है, और जब व्यवहार हुआ तो पता चला कि इसके मुख से शब्द कम और पत्थर ज्यादा निकलते हैं, तो आपने कहा ये तो बुरा आदमी यार। तो अभी तो कहा ना तुमने बहुत अच्छा है, अरे इसके कपड़े अच्छे पहने हुए थे, वहां एक गमला रखा हुआ उसमें प्लास्टिक का फूल है, यहां से मुझे पता नहीं चला कि वो कॉस्मेटिक फूल है। मैंने कहा यार फूल बहुत सुगंधित है, अरे यहां से तो गंदी नहीं आ रही, पहले भी कह रहा हूं सुगंधित है, किस आधार पर? गलत बात है। तो ध्यान रखिएगा, हिंदी में गेस्टाल्टवाद को क्या कहते हैं? समग्रता का सिद्धांत कहते हैं। बोलो किसका सिद्धांत? हाँ, और आपसे पूछ ले तो अपने तो इसके साथ भी चला जाना है, वाद याद रखना है। तो ये सीधी सीधी बातें आपको अच्छे से इसको अभिकर्मित अनुदेशन के संदर्भ में आपको याद रखनी है। बाकी इसकी लिखा पढ़ी और भूमिका की कहानी अपन कर लेंगे।